अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑडियो बुक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच दुआ करने के लिए। पार्ट इसी वजह से अपलोड नहीं हो रहा था कि हम कुछ मसाइल में घिरे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व हो चुके हैं। इस वजह से हम बगैर किसी देरी और बातों के तेरी सितमगिरी पार्ट 7 को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आए और थैंक यू दुआओं के लिए। अब इंशाल्लाह रोज़ पार्ट अपलोड हो जाएगा क्योंकि हमारा इशू वगैरह सारा कुछ सॉल्व हो गया है, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। चलें नावल स्टार्ट लेते हैं। दोपहर का वक्त था। अब तो गर्मी भी अच्छी खासी थी। मिनाल काम कर रही थी। आज दूसरा दिन था। तहमीना बेगम, सगीर साहब और आका जान को गए हुए तीसरा दिन था। हसनाल जिस दिन का गया था वापस नहीं आया था, लेकिन यह है कि वो इसे सुकून दे गया था। इसे पता था वो बहुत नरम दिल है, वो इसे किसी न किसी दिन माफ़ कर देगा। इसने सबसे पहले लाउंज और किचन के फर्श धोए थे। इसे आज काम करने की सही से फुर्सत मिली थी क्योंकि तहमीना बेगम जिस दिन की नाराज़ थी वो इसके सामने हिचकिचा जाती थी। पहले वो काम नहीं करती थी, क्यों इसकी माँ सारे काम इशनाल से ही करवाती थी, लेकिन कल से वो एक्टिव थी। इसने पिछला दिन भी मशीन लगाकर बेडशीट और आगा जान के कपड़े धोकर रखे थे। इनका रूम ही बहुत ज़्यादा गंदा था। इनका रूम तो इसने कल का सारा दिन लगाकर साफ़ किया था और आज भी इसने सारे कमरों की सफाई, बेडशीट वगैरह धो रही थी। वो सुबह से बहुत ही मसरूफ़ थी क्योंकि शनाल और शनाल का अलहदा से रूम साफ़ किया था। तहमीना बेगम ने एक मेड तो रखी थी, लेकिन वो एक नंबर की हट हराम थी। कभी छुट्टियों का बहाना, बुखार का बहाना, हर दिन आए कोई ना कोई बहाना इसकी ज़बान पर चढ़ा रहता था। इसलिए तहमीना बेगम ने इसे निकाल दिया था क्योंकि नफीस और सफाई पसंद खातून थी, लेकिन कमरे इस तरह साफ़ नहीं थे। जब शनाल थी तो वो मेड की निगरानी में काम अच्छा करवाती थी और ख़ुद भी वो हर चीज़ टिप टॉप रखती थी। इसने सोचा शनाल आए तो कमरा इसका साफ़ सुथरा हो। अभी भी वो छत पर सारे पर्दे शीट ले गई थी। छत ऊपर से इतना कवर था कि इससे अकेले कोई ख़तरा नहीं, और ऊपर ही मशीन पे धोती और ड्राई करके वहीं छत पर फैला रही थी। वैसे तो नीचे पोर्शन साफ़ सुथरा था, इसे टेंशन तो ना थी। इस काम में मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी वो काम कर ही रही थी जब इसे ज़ोरदार चक्कर आया। वो सर थामे पैर पकड़े वहीं बैठ गई थी। कुछ देर बाद इसने पानी के छींटे मुंह पर फेंके थे कि कुछ ना कुछ सेहत बहाल हो। थोड़ी देर बाद जब इसने खुद को कुछ बेहतर महसूस किया तो फिर से काम में जुट गई थी। वो कुछ देर कपड़े वगैरह धोकर सुस्ताने के लिए वहीं कुर्सी पर बैठ गई कि हर चीज़ सूख जाए तो वह सबको उतार कर नीचे ले जाए। काम करते हुए इसे बहुत मुश्किल हुई थी और देर भी बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि वह इन कामों की आदी नहीं थी। वो वहीं बैठ गई जब डोरबेल बची। वो हकला कर उठी थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो पहले छत से नीचे आई और फिर सीढ़ियाँ उतरकर मुश्किल से निचले पोर्शन तक आई। डोरबेल अभी तक बज रही थी। कौन? एक दफ़ा इसने असूल अखलाकियात के दायरे में रहकर पूछा था। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो मिनाल। समीना बेगम की झुंझलाई सी आवाज़ आई थी। इतने दिनों बाद माँ की आवाज़ सुनकर मीनार की आंखें भर आई थी। इसने सोचा कि वो माँ को सारी बात बताए कि हसनाल ने इसे एक मौका ज़िंदगी की नुईद सुनाई है। ये सोचते इसकी आंखों में खुशी के आंसू आए थे। वो जैसी भी थी इसकी माँ थी। माँ की आवाज़ ने इसके अंदर नया सूर फूंका था। वह जल्दी से दरवाज़ा खोल गई थी, लेकिन माँ के पीछे एक जवान जहान लड़के को देखकर वो हड़बड़ा कर रह गई थी। वो इसी की तरफ देख रहा था, वो जो माँ के गले लगने को बेताब थी। इस लड़के की गंदी निगाहें आपने ऊपर देखकर अपना दुपट्टा सर पर सही किया था, जो कि पहले ही ठीक था। इसको अपनी तरफ देखते इसने चेहरा इरादी तौर पर दुपट्टे से ढांपा और आंखों में इतनी सख्ती रखकर घूरा कि इसके माथे पर बल पड़के वो लड़का इसकी चुभती नजरों से गड़बड़ा कर रह गया था। अच्छा बेटा, अब जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेटी की इतने अजीब तासरा देखकर समीना बेगम ने दरवाजे पर खड़े होकर खुश अखलाक सा होकर कहा और जुबान के साथ आंखों ही आंखों में से इशारा दिया था। वो दरवाजा बंद कर पलटी तो मिनाल कहीं नहीं थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आई। से लाउंज के सोफे पर कवर चढ़ाते देखा। घर में कोई भी नहीं था। ये तुम काम क्यों कर रही हो? वो सब नजर नहीं आ रहे। वो कहाँ गए हैं? वो साड़ी का पल्लू संभालते तशवीश सदा लहजे में पूछने लगी थी। वो उशनाल को लेने गए हैं और मेरा घर है, मैं ही काम करूंगी। मिनाल एक नज़र माँ की तरफ देखकर कहा, जो गोल्डन और ब्लू साड़ी में सही तैयार लग रही थी और इनके चेहरे के रंग एकदम से बदले थे। वो ये कहती बिल्कुल नए रूप में इन्हें हैरान कर गई थी। हालांकि काम वो बिल्कुल भी नहीं करती थी। अच्छा, तो ये चाल थी इनकी। मेरे निकालने के बाद इस बुड्ढे को आराम नहीं आया और पोती का प्यार फिर से जाग उठा। और ये वो देखो ना, मेरी बहन भी शुरू से ही मीसनी है। हर वक्त इसका प्यार इस मनहूस कलमुही के लिए उमड़ कर आ रहा है। पर ये जो भी करे ना, कोई फ़ायदा नहीं। अब जो मैं करूँगी वो ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। देखती हूँ मैं वो कैसे इस घर में आती है। वो छटांग भर की लड़की मेरा मुकाबला करेगी। मैंने इस कलमुही को जिंदा छोड़ा तो वो इधर रहेगी ना। वो ये सुनते होशोवास में नहीं रही थी और इस पर बरस पड़ी थी। अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही मैं आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। वो जिस कुशन पर कवर लगा रही थी वो वहीं फेंकती माँ के बाजू थामते चीखते हुए कहने लगी थी, देखती हूँ कैसे रोकती हो मुझे। समीना बेगम ने इसे झटके से बाजू से छुड़ाकर गुस्से से कहती अंदर चली गई थी। पीछे से वो जल्दी से कमरे
में आई और हसनाल के नंबर पर कॉल करने लगी, लेकिन इसका नंबर बंद था और मिनाल जानती थी वो काम के दौरान पावर ऑफ कर देता था। इसने आगा जान को कॉल की, लेकिन उन्होंने भी अटेंड नहीं की थी। आखिरकार तंग आकर इसने गुस्से और बेबसी से मोबाइल नीचे फेंका और वहीं नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अशनाल बेटे दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। तहमीना बेगम इसके रूम के बाहर खड़ी थी, जो इनके आने से बिल्कुल रूम की होकर रह गई थी। आगा जान भी पोती को देखने के मुंतजर सोफे पर ही बैठे रहते थे। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो जो अभी ऑफिस से आया था, कॉलेज आई थिंक आज जल्दी आ गया था। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। तहमीना बेगम का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था। सुबह से ऐसे ही कमरे में बंद है मेरी बच्ची, बहुत बुरा किया है तुमने रुशनाल। सुबह मैं 3 चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन वो है कि खोल नहीं रही। तहमीना बेगम रुशनाल की वजह से सच में परेशान थी। अब पता नहीं ये खुलवाएगा कि गुस्सा करेगा। आप पीछे हो, मैं ट्राई करता हूँ। इसने माँ को इशारा किया, तुम रहने दो, मैं अपनी बेटी को खुद मनाऊंगी। सगीर साहब ने भारी गंभीर आवाज़ में इसके पास आते हुए कहा। वो बाप की आवाज़ सुनकर पीछे हट गया था। मेरी बेटी इतनी नाराज़ है हमसे, बाकी हम बहुत बुरे हैं। अपनी फूलों सी बच्ची का इतना दिल दुखाया, हम बाकी आपके लिए कोई बेहतर फैसला नहीं कर सके। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी दिल में इतना गिल्ट रख कर जी रही है। इनके ये कहने की देर थी, अंदर उनका इतना प्यार भरी आवाज़ सुनती दरवाज़ा खुलकर झट से इनके गले आ लगी थी। बड़े अब्बू वो कहकर सिसक पड़ी थी। रुशनाल इसकी रोई रही आंखें देख बगौर देखने लग पड़ा था। तुमने ही तो थप्पड़ मारा था। जी मेरा बच्चा, मेरी बच्ची खुद को इतनी अजियत क्यों दे रहा है? वह इसके सर पर हाथ फेरते इसे टेबल पर ले आए थे। आगा जान सिर्फ निगाहों से ही पोती को देख इस बेचैन दिल को सराब करे थे। इनको बहुत दिल किया था कि वह अपने बेटे की आखिरी निशानी को एक बार गले से लगाकर इसके सारे गम खुद में समो ले। इस खोते के पुत्र ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा है ना। रुको मैं अभी हिसाब बराबर करता हूँ। वही कहकर इसका बाजू छोड़कर रुशनाल के पास गए और वो अनजानी से इन्हें देखने लगा। लेकिन ये अनजानी हैरान और शौक तब बदली जब उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। वाह, ऐसा होना चाहिए ससुर। अब बताओ, उठाओगे औरत भी हाथ? तुम इसके शोहर हो तो मैं इसका ताया हूँ। अगर आइंदा ये सब किया ना तो सबसे पहले तेरे सीने में गोलियां उतारूंगा। वो जब तीजी को राजी करने इस पर हाथ उठाया, अब सच में खफा हुए थे। और रुशनाल बख्श के बाप की तरबियत में ऐसी बात तो थी कि इसने इनके सामने निगाहें उठाने की जरूरत नहीं की। ये देखकर रुशनाल मुंह पर हाथ रखे हैरत से इन्हें देखने लगी थी। रुशनाल जितनी भी खफा थी रुशनाल से, लेकिन इसने ये कभी नहीं चाहा था कि इसे थप्पड़ पड़े। रुशनाल को जब थप्पड़ पड़ा तो इसकी रग रग में अजियत दौड़ी थी। वो इतनी नाराजगी के बावजूद बेचैनी से इसे देखने लग पड़ी थी, जो निगाहें झुकाए खड़ा था। बड़े अब्बू का इसे थप्पड़ मारना रुशनाल बख्श को ऐसा लगा किसी ने इसके दिल पर जोर से पाँव रख दिया हो। वो उस दुश्मन जान से भले जितना भी खफा थी, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहती थी कि वो सितमगर यूं निगाहें झुका कर खड़ा हो। वो तो निगाहें उठाकर ही बातें करता अच्छा लगता था। वो पछताई थी। वो 2 दिन से इसे मुसलसल मना रहा था, लेकिन वो थी कि इसे बात करने को तैयार नहीं थी, पता नहीं क्यों। लेकिन ये बात रुशनाल बख्श को ज़रा अच्छी नहीं लगी थी कि रुशनाल बख्श ऐसे निगाहें झुका कर खड़ा हो। वो तो निगाहें उठाकर बातें करता अच्छा लगता था। इसका सबत से लाल चेहरा देखकर रुशनाल के दिल ने इसे ढेरों मलामत किया था। वो कुछ देर इनकी सुनता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया था। शाबाश पुत्र, बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें झांपड़ लगाऊं रखकर। आगा जान की खफा से आवाज़ आई थी। इतनी बड़ी बात नहीं आगा जान, आ जाएगा वापस। तहमीना बेगम बाजार तो ठीक थी, लेकिन बेटे का सता चेहरा इनकी निगाहों में घूम रहा था। एक दूसरे को थप्पड़ ही मारते रहना पूरे नावल में। अशनाल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। वो तहमीना बेगम की तरफ देख नहीं पा रही थी। अरे भली माँ, जल्दी खाना लेकर आओ। आए ना। सगीर साहब ने तहमीना बेगम को मुखातिब किया था और फिर तहमीना बेगम खाना लेकर आई। सगीर साहब ने पहला नवाला इसके आगे किया तो अशनाल ने वो नवाला ले तो लिया, लेकिन वो इसने बहुत मुश्किल से निकला था। वो बार बार डोर की तरफ देख रही थी। तो हमारी बेटी हमारे साथ वक्त वाला में चल रही है ना? उन्होंने बहुत ही मान से पूछा। अशनाल ने महज इस बात में सर हिलाया कि आगा जान को फर्स्ट से अर्श पर बिठा दिया था, जबकि सगीर साहब अपने प्लान की कामयाबी पर मुस्कुरा उठे थे। इसके दिल का हाल सगीर साहब से मख्फी ना रहा था। वो बहुत बेचैन थी। इसने जब कल रुशनाल से बदतमीजी की थी तो इसका लहजा सगीर साहब को इस तशवीशनाक खदशे में पड़े कि वो रुशनाल के साथ रहना नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने रुशनाल को थप्पड़ मारा था, लेकिन इसकी उड़ी उड़ी रंगत और इसका बेचैन दिल इन्हें बहुत कुछ बावर करवा गया था जिस दिन वो यहाँ आए थे। अच्छा, यानी कि कुछ बावर करवाने के लिए थप्पड़ का पड़ना लाजमी बात है। और रुशनाल ने रुशनाल को थप्पड़ मारा था। इस रात सगीर साहब ने रुशनाल को बहुत बेचैन देखा था। वो बाहर तो नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था, लेकिन अंदर से वो तोड़ फोड़ का शिकार था। लेकिन अपनी इस छल्ली सी भतीजी को भी बेचैन देखकर वो समझ गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होना चाहते और अब इन्हें कोई परेशानी नहीं रही थी।
अम्मी आप खाना खाएंगी? मिनाल ने माँ के कमरे में आते माँ से पूछा था। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए माँ के पास चली आई थी। खाने को छोड़ो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो इसे अपने पास बुला कर बैठा गई थी। जी अम्मी। वो ये कहती इनके पास बेड पर जा बैठी थी। मत बैठो, कुछ उल्टा ही कहेंगी। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें वो बात बताऊंगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। बस ये सोच लो कि तुम्हें भी इस अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। कौन सी बात? वो माँ को इतना खुश देखकर पूछे बगैर नहीं रह सकी। तुम्हें पता है समन इतनी अमीर है कि मैं क्या बताऊं। इतना बड़ा इसका घर है। इसका बेटा जो आज मुझे छोड़ने आया था वो बाहर के बैंक का मैनेजर है और इसकी लाखों के हिसाब से तनख्वाह है। मैं तो इस पूरी फैमिली से इतनी मुतासर हुई हूँ, तो मुझे क्यों बता रही हैं? मैं क्या करूं? इसने बेजारी से माँ के चेहरे को देखते हुए पूछा था। इसलिए बता रही हूँ कि हसनाल से तलाक ले लो जल्दी से और इद्दत वहीं समन के घर कर लेना। फिर तुम्हारी शादी करवाऊंगी, वहां तो तुम ऐश करोगी। और वैसे भी मैं तुम्हारी तस्वीर समन और इसके बेटे को दिखा दी है और इनको तुम बहुत पसंद आई हो। समन तो मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार। अम्मी आपने इतनी आसानी से ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले कैसे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं तो वाइफ हूँ। माँ आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? मैंने तो सोचा था कि आप 2 दिन मुझसे दूर रहेंगी तो आपको मेरी याद आएगी, लेकिन अम्मी आप इतनी गलत कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है बल्कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अम्मी आप मेरी ज़िंदगी में जहर घोल कर रहेंगी। अम्मी आप सच में खुदगर्ज हैं। मैं इतने अच्छे शोहर के लिए दौलत तो क्या खुद को गिरवी रख दूं? आपने ये बात मुँह से निकाली भी कैसी? इसने अल्फाज कहे तो इसकी बातों में इतना दर्द था कि कोई और सुनता तो इसके दर्द का पैमाना ना माप पाता, लेकिन वो इसकी माँ थी जो किसी के आगे न पिघलती थी। टीवी ड्रामों की हीरोइन मत बनो। ये बातें सिर्फ किताबों और ड्रामों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकी ज़िंदगी में देखो तो दौलत के बगैर कुछ नहीं है। ख्वाब तो मुझे आप दिखा रही हैं अम्मी। हकीकी ज़िंदगी तो शोहर के साथ ईमानदारी, रिश्तों के साथ अकीदत का नाम है। और आजकल टीवी ड्रामे भी माशरे को देख कर बनाए जाते हैं। आजकल आधी से ज़्यादा कहानियाँ सच होती हैं कि क्या औरतें सिर्फ टीवी ड्रामों में कुर्बानी देती हैं? अम्मी यहाँ हर औरत हीरोइन है। वो अपनी ज़िंदगी में वाइटल रोल अदा कर रही है। कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी चुप, कभी अपनी बका की ज़िंदगी जंग लड़ती हुई नजर आती हैं। हम तो कह देते हैं कि वो फलां सीरियल की खूबसूरत हीरोइन और उभरती हुई अदाकार है। वो मेकअप की तय चढ़ा कर खूबसूरत बनी हुई है। आप इसके चेहरे की खूबसूरती को देखकर, महज ड्रामे की खूबसूरती को देखकर खुश होते हैं। कभी इसके चेहरे के पीछे गमों को देखा है? किसी ने एक आध शौकिया आती हैं, बाकी 99% औरतें मजबूरी में काम करती हैं। कहना आसान है, देखना भी आसान है, लेकिन खुद करना बहुत मुश्किल है। अब तुम इतनी सस्ती सावित्री ना बनो। ओके, ये एक इंडियन का वर्ड है। अगर इंडियन लोग सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। सती सावित्री बताना था, सस्सी नहीं आना, सती सावित्री होता है। हमें हिंदी आती है, बस लिखने नहीं आती। हाँ, पढ़ने नहीं आती लेकिन बोलने आती है। हालांकि तुम्हें अपनी ख्वाहिश थी हसनाल से तलाक लेने की। अब 4 किताबें पढ़कर मुझे ज़माने के सबक मत पढ़ाओ। वैसे तुम्हारे बाप सारी उम्र देखाओ दुख और जुदाई के बगैर मुझे दिया ही क्या है? और वो भी तो इसी ही का भतीजा है ना। सारी ज़िंदगी पैसों के लिए तड़पाएगा तुम्हें। तो क्या गारंटी है कि मैं राज़ी होंगी तो अब इश्नाल को कुछ नहीं कहेंगी? माँ की खुदगर्जी को देख वो भी मैदान में कूद पड़ी थी। इसने अपना नफ़ा नुकसान भी ना देखा था। इसका मतलब यह है कि तुम राज़ी हो? वो अचंभे से कहते तंजिया लहजे में पूछा था, लेकिन माँ की पुरस्कार मुस्कुराहट देकर परेशान हुई थी। अम्मी काश आप खूबसूरत नहीं प्यारी होती। और माँ खूबसूरत हो ना हो प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि औलाद खूबसूरत माँ से नहीं प्यारी माँ से मोहब्बत करती है। और माँ बेशक खूबसूरत ना हो, औलाद तो माँ की गोद से मोहब्बत करती है। वो इनके खूबसूरत पुरस्कार चेहरे को देखकर दिल में सोचती मजीद बहस के बगैर बाहर निकल गई। मैं आ जाऊँ? तमीना बेगम से इजाज़त ली थी। बड़ी अम्मी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करें, आ जाए रूम में। इसने जल्दी से नमाज तय की और पहले ही इनसे शर्मिंदा थी क्योंकि इनके बेटे को थप्पड़ी इसकी वजह से पड़ा था। ये चाय मैं रख रही हूँ। उन्होंने चाय साइड टेबल पर रखी थी। वही कहकर जाने लगी। बड़ी अम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्या? वो इनके पीछे आई थी। और मैं क्यों अपनी बेटी से खफा होंगी? वो पलटकर इसका रोया रोया चेहरा देखकर उल्टा इससे सवाल किया था। सॉरी, मैंने कल आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी ना। वो इनके पास आते इनके गले में बाजू डाल गई थी। जितना हमने तुम्हारे साथ गलत किया है इतना तो बनता है ना। वो इसे थामे बेड पर ले आई थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक बात तुमसे पूछो इश्नाल बच्चे, मुझे सच सच बताना। वो इसके चेहरे को खोजती तशवीश ज़्यादा लहजे में पूछने लगी थी। जी पूछे, इश्नाल ने सादत से कहा था। इश्नाल का रवैया शुरू से तुम्हारे साथ कैसा था? मतलब इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो माँ थी और ज़ेरिक खतून थी, इसलिए मामले की नज़ाकत को भांप रही थी। कुछ ना कुछ इन्हें पहले ही पता था। आधी से ज़्यादा कहानी तो इश्नाल के एक दिन घर आने पर मालूम हो गई थी। और वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे बड़ी अम्मी। इसने महज झूठ इसलिए बोला कि एक माँ को अपनी तरबियत पर अफसोस ना हो। मुझे झूठ पसंद नहीं है। इश्नाल सच सच बताओ, इसका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? कैसा सलूक करता था वो तुम्हारे साथ? तुम डरो नहीं, मुझे बात क्लियर करो। तमीना बेगम के लहजे से
नरमी गायब थी। सच तो ये है अम्मी, मैं इनको कभी जान ही नहीं पाई। मैं इनकी रफ़ाकत में तीसरा मौसम गुजार चुकी हूँ और चौथा मौसम शुरू है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन जैसा अच्छा कोई नहीं है और कभी कभी ऐसा लगता है कि उन जैसा बुरा कोई नहीं है अम्मी। वो मेरा ख्याल भी अजनबियों की तरह रखते हैं। ना मैं इनको जान पाई हूँ और ना आइंदा जान सकूंगी, क्योंकि वो मुझे पूरे असरार लगते हैं। वो अपनी ज़ात का एक पहलू भी मेरे हाथ नहीं आने देते। वो झुकी आंखों से उलझे उलझे लहजे में कह रही थी, जैसे इस गुफ्तगू के दौरान भी वो कोई सिरा ढूंढ रही हो, क्योंकि तुमने इसे जानने की कोशिश ही नहीं की। ये मत समझना कि वो मेरा बेटा है और मैं इसकी हिमायत कर रही हूँ। जिस तरह वो तुम्हें लेकर गया था, मैं बहुत डरी थी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। अम्मी, मेरे साथ वो अच्छे नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती करते थे और मुझे घर में अकेला छोड़कर जाते थे और कॉलेज भी मैं लोकल पर जाती थी। उन्होंने कभी रहम नहीं किया था मुझ पर। इसने बात को सलीके से बताया था। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो लहजे का तेज है, गुस्से सख्त है, बुरा है, लेकिन ये बात बताओ कि कभी इसकी गैर मौजूदगी में किसी मर्द ने तो क्या किसी औरत ने भी इस दर का दरवाज़ा खटखटाया है? नहीं, ये बड़ी अम्मी, कभी नहीं। वो जवाब देते वक्त हैरान परेशान सी थी कि वे इतने अजीब सवाल क्यों कर रही हैं। और जब तुम लोकल जाती थी तो किसी ने तुम्हें नजरें उठाकर भी देखा था या तुमसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी? नहीं बड़ी अम्मी, कभी नहीं। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? इसलिए कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे में कितनी खामियां हैं। नहीं बड़ी अम्मी, मुझे किसी ने तंग नहीं किया और घर में भी कोई बहाने से कभी नहीं आया। जो सच था इसने वाज़ेह बताया था। तो फिर मेरे बेटे की शख्सियत में इतना रोबो दबदबा तो है ना कि किसी ने तुम्हें घर में भी अकेले कुछ नहीं कहा और कॉलेज में भी अकेली आती जाती रही हो और तुम्हारा रास्ता किसी ने नहीं रोका, क्योंकि इन्हें पता था कि तुम्हारा मुहाफिज इसका घर से निकला एक कदम भी लोगों की निगाहों में खौफ पैदा करता है। फिर लोग तुम्हें छेड़ तो क्या, तुम्हें निगाहें उठाकर भी नहीं देख सकते। और वो तुम्हारा बेहतरीन मुहाफिज है, तुम्हें किसी की भी गंदी नजरों से बचा लेगा। और ये बात सच है कि औरत का मुहाफिज मर्द है। बड़ी अम्मी, मैं आपकी बातों से मुतफिक हूँ, लेकिन ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है कि एक घर में औरत को कैद रखा जाए, इसकी सांसें बंद कर दी जाए, ये घर को घर नहीं कैद खाना समझे और इस घर में घुट घुट कर जिए। वो जरा वाले अंदाज में सवाल करने लगी। इसे ही तो तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं मेरी झल्ली थी। तुम शुक्र करो कि तुम्हें एक महफूज पनाहगाह मिली हुई है, वरना औरतें तरसी होती हैं महज एक छत के लिए। और आजकल मर्दों के लिए आसान नहीं है कि एक शादी को छोड़कर दूसरी शादी करना, एक औरत छोड़कर दूसरी की तलाश में निकल जाते हैं। और जो पहली बीवी होती है वो बच्चों के लिए नौकरी कर रही होती है। मर्द औरत पर जुल्म तशद्दुद कर रहे होते हैं। पता है, औरत हर वक्त शोहर से अपनी खूबसूरती की तारीफ चाहती है, लेकिन खालिस मर्दों की तारीफ तो मर्द की रोक टोक और मजाक में भी होती है। और जहाँ तक मैंने रुशनाल को समझा और पाया है ना, तो इससे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं तो पहले ही जानती थी, लेकिन जिस दिन से वो वक्त वाला आया है इसका तुम्हारे लिए, वो किसी बड़े को जवाब ना देने वाला तुम्हारे किरदार की गवाही के लिए अपनी सगी खाला के आगे डट कर खड़ा हो गया था। और खाला भी वो जो किसी की नहीं सुनती। रुशनाल ने कहा था कि मेरी खाला जान, अपने मुंह से मेरी मासूम बीवी के लिए एक लफ्ज़ मत निकालिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। और रुशनाल के इस लहजे की वजह से वो अब तक इसे और तुम्हारे अलहदा होने की बद्दुआएं देती रहती हैं। जब आगा जान ने इसे कहा था कि घर आ जाओ, तो इसने पता क्या कहा था? मेरे बेटे ने कहा था कि जिस घर में मेरी बीवी की कोई जगह नहीं है, इस घर में आना क्या देखना भी गवारा नहीं करता। और आगा जान, आपकी इस शानदार विला मेरी बीवी की कोई जगह नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस घर में कदम रखूंगा? तुम पछताओगे रुशनाल। एक दिन मेरे बेटे को तो इसकी माँ ने मार दिया था, अब इसकी बेटी भी तुम्हारी जान लेकर रहेगी। तुम दूसरे कबीर बन रहे हो सॉरी। नहीं आगा जान, मैं कबीर बनूं या ना बनूं, आप मेरी आने वाली नस्लों को रुशनाल कबीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगा जान और बाबा, जब मेरी मौत होगी ना, तो खुदा का वास्ता आप मेरी बेटी को रुशनाल कबीर मत बनने दीजिएगा। इसके दिल में एहसास कमतरी मत रखने दीजिएगा कि इसके माँ बाप नहीं हैं। मैं अपनी बीवी को तो इतना काबिल बना जाऊंगा कि वो मेरे बाद आपकी तो क्या किसी की मुख्ताज ना रहे। मैं इसे इतना सख्त तो बना जाऊंगा कि वो आपके दर पर नहीं आएगी। क्या पता आपकी इस बेवजह नफरत में कितने साल बरस बीत जाएं और मेरी मौत वाक़या हो जाए, पर मेरी बेटी को इसकी नस्लों का ताना मत दीजिएगा। जो बात हुई है वो मैंने बता दी है रुशनाल। मुझे पता है मेरे बेटे का अमल ज़रूर बुरा होगा, लेकिन वो खुद बुरा नहीं हो सकता। अब बस कहना ये चाहूँगी कि इसे एक मर्द या शोहर नहीं, तो एक माँ का बेटा समझकर माफ़ कर देना। बस मेरा मान रख लेना। और अगर तुम आज इसके कमरे में जाओगी तो मैं समझ जाऊँगी कि तुमने एक बेबस माँ को खाली हाथ नहीं लुटाया। इसमें बेशक तुम मेरी ममता में छुपी घर से ही समझ लो, लेकिन क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं कल से इसे बेचैन देख रही हूँ और तुम्हारे साथ वो खुश रहता है। वो कल सुबह मैंने इसे तुम्हें मनाते हुए देखा था। आज शब्बा खैर मैं जा रही हूँ, मेरी बातों पर गौर व फिक्र ज़रूर करना। वही कहकर चली गई थी। हाउ स्वीट एंड सख्त, मतलब जो भी है जैसा भी है, लेकिन रुशनाल अच्छा है। बस के हक के लिए बोला। जो भी हीरो किसी हीरोइन के हक के लिए बोलते हैं वो अच्छे हैं। जैसे कि हम नावल इन दिनों रीड कर रहे हैं मिस्टर पोजेसिव लव, उसमें कायान सिकंदर और जाज़ो कमाल हमें बहुत अच्छा लगा। फिर अवान खान भी जैसा भी था उसने इसके हक के लिए बोला, वो भी अच्छा था। मतलब
दूसरों के सामने अपनी बीवियों के लिए बोले अच्छे थे। खैर उसका भी एंड होने वाला है। हसनाल घर बहुत थका हुआ आया था। वो अपने चेहरे की थकान इस भूरे बालों को देखकर खत्म करना चाहता था। वो काम पे तो था, तब इसकी आंखों के तस्वर में बस एक ही चेहरा था और वो इस भूरे बालों वाली बिल्ली का था। जैसे इसने बख्तवाला में कदम रखा, एक बार फिर इसका दिल मचला था। वो तेजी से चलता हुआ कमरे में आया, लेकिन वो वहां नहीं थी। अलबत्ता रूम इतना चमक रहा था कि वो अंदाजा नहीं कर पाया कि रूम में ना ले साफ किया होगा, क्योंकि शादी के बाद वो हर वक्त खुद मलजगे हुलिये में तो रहती थी, घर की सफाई क्या खाक करती। लेकिन इन दिनों वो बहुत हद तक तब्दील हुई थी। वो कुछ सोचता हुआ बाहर आया तो इससे बर्तनों की आवाज़ आई। वरना समझी से सोचने लगा कि वो भूरे बालों वाली बिल्ली किचन में क्या कर रही है। वो बिल्कुल दबे कदमों से किचन में आया, क्योंकि वो बिना आवाज़ चलने में काफ़ी माहिर खिलाड़ी था। वो इसकी तरफ बैक किए बर्तन धो रही थी। सादा से काटन के कपड़े पहने, भूरे बाल नजर नहीं आ रहे थे जिनका वो दीवाना था। वो बिल्कुल रफ्ता रफ्ता चलते पीछे से आता इसे बाजू के घेरे में लेके आया था। हसनाल, तुम कब आए? वह मानूस सी खुशबू पहचानते घबराई सी बोली थी, क्योंकि इसकी गिरफ्त में गर्म जोशी थी। जब आप इस छोटे से दिमाग में मुझे सोचे बैठी थी, सच्ची बताऊं तो 2 दिन आपके दिए गए तोहफे को महसूस कर रहा हूँ। वो फट से इसे इज्जत देता ये कहते इसके साबुनज़दा हाथों को थामते इसके साथ प्लेट धुलवाने लगा। हसनाल, क्या करे हो? किचन है ये। वो इसकी थोड़ी को अपने कंधे पर देखते इसकी भट्टी हुई गुस्ताखियों से घबरा कर बोली थी। अच्छा छोड़िए, ये बताएं, ये तब्दीली कैसे आई आप में? मतलब घर का इतना काम आप अकेले कर रही हैं? वो ये कहते इसके हाथों को पानी के नीचे करते धोने लगा था, क्योंकि वो बर्तन धो चुकी थी। क्या मतलब इस बात का? वो ना समझी से पूछने लगी। मतलब इतने खूबसूरत और मुलायम और छोटे छोटे हाथों से इतना काम कर रही हैं। अब की बार ये कहते इसकी हाथ की पुष्ट पर अपने बड़ी नरमी से लिमिस छोड़ा था, क्योंकि मैं फारिग बैठी बैठी उकता चाहती थी। इसलिए मेरा दिल किया खुद को घर के कामों में इंगेज कर लूँ। मीनार ने इसकी लिमिट से घबराते नजरें अपने हाथों पर रखे बहुत सादगी से जवाब दिया था। मैं सदके पूरी बिल्ली, क्या जरूरत थी आपको इन कामों में इंगेज करने की? मुझसे दिल इंगेज कर लेती, कम से कम एक हैंडसम शोहर तो मिल जाता। मतलब घाटे का सौदा तो ना होता। वो इसका इतना सादा सा लहजा सुनकर इसका रुख मोड़कर शिद्दत से अपने गले से लगाया था। हसनाल, किचन है ये। वो वैसे मेरी तबीयत खराब है। ये ना हो इस दिन की तरह तुम्हारी शर्ट गंदी हो जाए। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस तबीयत खराबी के सबब आप मुझे अब्बा, मेरे वालिद मोहतरम को दादा, इनके वालिद को परदादा तो नहीं बना रही? वो इसकी तबीयत खराबी का सुनकर मचल उठा था। हसनाल, क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? वो इसकी इतने साफ लहजे पर गड़बड़ा कर रह गई थी। और वो तो मुझे तो रोमांस करते नहीं आई, और अब्बा बनने में कौन सी शर्म। चलें छोड़ें, जल्दी करें, तैयार हो जाएं जल्दी से। मैं तब तक वेट कर रहा हूँ आपका। आज ही कंफर्म करते हैं कि आप मुझे अब्बा बना रही हैं या सिर्फ लारे ही लगा रही हैं। इसके माथे पर लब रखता इसने बहुत जोर से कहा था। अच्छा छोड़ें, इस खुशी में खुद जहमत कर लेता हूँ आपको रूम में छोड़ने की। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। और क्या पता ये तुम्हारी खुशफहमी हो। मीनार उसको पहले वाली टोन में आते देखकर बहुत मुस्कुरा कर बोली थी। और आज मुझे पता चला कि कुछ खुशफहमियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं, जो फर्श से अर्श पर बिठा देती हैं, जैसे आज मुझे बैठा दिया है। ये कहता नरमी से इसे बाजू में उठा गया था। हसनाल, छोड़ो, अम्मी देखेंगी तो क्या कहेंगी? वो माँ को सोचते सच में डरी थी। नहीं, आज नहीं, आज कोई देखता है तो देखने दो। आज मैं आपका कोई बहाना नहीं चलने दूंगा। पहले हॉस्पिटल चलेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। चूड़ियाँ, मेहंदी, घड़ी इन खूबसूरत हाथों पर सजाऊंगा, क्योंकि मेरी इस भूरी बिल्ली की यही तो शौक पूरी करने की उम्र है। वो इसे रूम में लाते ये बातें इसको समझदार सा शोहर और दिल के करीब करीब लग रहा था। जब से तहमीना बेगम गई थी, वो तब से साकित सी बैठी इस दुश्मनी चाह को सोच रही थी। वो जो बातें इसे कहकर गई थी, इसको सोचकर वो परेशान सी थी कि वो इसके लिए आगाजान से लड़ा था। और ये सोच रही थी कि वो इतना खुद को नहीं जानती जितना वो इसे जानता है। इसने आगाजान के आगे इसकी महरूमियों का जिक्र किया था। वो इसकी मजबूती के लिए इस पर इतनी सख्ती करता था ताकि इसके बाद इसे तकलीफ ना हो। जैसे इसकी माँ को ताने मिले थे, वो खुद को बहुत मजलूम तस्वर करती थी। लेकिन आज इसकी बहुत सी ऐसी बातें इसकी आंखों में आंसू ले आई। वो इसकी हिमायत के लिए इनके आगे डट गया था। इसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो कैसा है, वो इसके लिए क्या क्या नहीं करता। वो हर रोज जब सोई होती तो नींद में भी इसे नरम गरम सा लिमस महसूस होता। वो कुछ देर इसके बारे में सोचती रही, और जब इसकी याद ने जोर पकड़ा तो इसके खफा चेहरे को सोचती, दुपट्टे को सही करती और टाइम देखती बाहर निकली थी। तकरीबन 12 तो हो गए थे। वो पहले रूम से निकली, चेक किया कि कोई जाग तो नहीं रहा। गैर मामूली खामोशी से मालूम हुआ कि सब सो रहे हैं। फिर वो इसके रूम में आई थी। जो कब का आया हुआ था, वो जानती थी कि वो सो गया होगा। इसने दरवाज़ा चेक किया तो वो खुला हुआ था। इसे सुकून हुआ। वो आहिस्तगी से चलती हुई रूम में आई। वो सोफे पर लेटा बैठे बैठे सो रहा था। इसके खराटों की मध्यम आवाज़ इसे खामोशी और जामिद कमरे में वाज़ा महसूस हो रही थी। हमेशा की तरह वो काले रंग का दिलदार काला सूट पहने हुआ था। वो बिल्कुल आहिस्तगी से इसके पास जा बैठी। हल्की हल्की ब्लैक रेशमी दाढ़ी, बंद आंखों पर स्याह हल्के, सोते हुए भी तीखी नाक पर छाई खूफ की, कुशादा पेशानी पर पड़े बल, कंदमी मगर साफ रंगत और मखसूस लिबास। वो वजाहत तो दिलकशी और मर्दाना दिलकशी का, जाज़बियत का शानदार और जीता जागता नमूना लगता था। वो सितमगर इसका महाफिज ही तो था, जिसकी गैर मौजूदगी में भी
इसको नज़रें उठाकर देख नहीं सकता था। वो इसके पास बैठी इसको आंखों के रास्ते दिल में उतार रही थी और दिल में एक बात अन्नी की तरह चुभ रही थी कि इस शख्स को कितना गलत समझा था ना। क्या मुसीबत है। आज तक मीना बेगम का इंकशाफ इसकी रूह को लरसा गया था। इसका सुपरमैन अपनी इशू की खातिर खुद को भूल जाएगा। कितनी आसानी से इसने आगा जान को कहा था कि इसके मरने के बाद इसको दर दर झुकने से बचा रहा था। वो इसकी एहतियात और सख्ती को जुल्म समझ रही थी। वो इसे कितनी देर बैठी तक रही थी। वो यूं ही दीवानों की तरह तकते तकते आंखों में नमी के बायस इसका शानदार वजीहा चेहरा इसकी निगाहों में धुंधला गया था। वो बैठने के अंदाज में सीने से दोनों हाथ बांधे सोया हुआ था। कुछ कहे बगैर वो झुकी इसके मर्दाना सैंडल उतारने के लिए नीचे बैठी। इसने इसके मजबूत पाँव को देखने लगी जो ब्लैक सैंडल में बहुत प्यारे लग रहे थे। वो कुछ देखती रही, फिर आहिस्ता से इसके पाँव से जूते लहदा किए थे। आंखों से आंसू सानाओं के मशहूर रियासत के हसीन बादशाह को देखते फिर से शहनशाही नजराना पेश करने लगे थे। अगले लम्हे वो दिल के हाथों से मजबूर इसकी टांगों के साथ सटकाते हिचकियों से रोने लगी। रुशनाल बख्श जब गहरी नींद में था, टांगों पर नरम सी गिरफ्त महसूस करके आंखें खोल गया था। इशू वो एकदम से सीधा होता इसे शानों से थामते इसके पास नीचे जमीन पर बैठा था। इसका सर उठाकर इसकी गुलाबी डोरों वाली आंखों को देखता इसको इस वक्त अपने रूम में शिद्दत से रोता देखकर भुचंका रह गया था। ओके जी। इसका सर उठाकर इसकी गुलाबी डोरों वाली आंखों को देखता इसको इस वक्त अपने रूम में शिद्दत से रोता देखकर भुचंका रह गया था। क्या हुआ है, बताओ तो सही, रो क्यों रही हो। इसकी ये कहने की देर थी कि वो इसके हाथों पर सरक कर फुट फुट कर रोने लगी थी। यार कुछ तो बताओ, अम्मी ने कुछ कहा तो नहीं है। वो कितना परेशान था और कितना हैरान नजर आ रहा था। इधर वो बस रोए जा रही थी। मुझे माफ़ कर दे, वो अपनी घनी रेशमी आंसूज़दा पलकों की बाढ़ उठाते हुए बोली थी। किस बात के लिए? रुशनाल को समझ नहीं आ रही थी कि वो माफ़ी किस बात पर मांग रही है। वो परेशान सा हुआ था। मैंने बहुत बदतमीजी की ना आपसे, आपको मेरी वजह से थप्पड़ पड़ा था, इसलिए आप नाराज़ हो गए थे। ये कहकर फिर इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। हाय अल्लाह, मैं किस दीवार पर सर मारूं, यानी ये लड़की सिर्फ मेरे थप्पड़ की वजह से रोती रही है। रुशनाल ने इसकी बात सुन गहरी सांस ली और दिल ही दिल में इसकी मासूमियत पर हैरान था। अच्छा इधर बैठो। इसे शानों से थामता सोफे पर बैठ गया था। यानी मेरी छल्ली सी बीवी इतनी छोटी सी बात पर इतना सैलाब बहा रही है, और थप्पड़ तो मुझे पड़ा है, फिर मेरी जल्दी क्यों इतना रो रही है। वो इसके चेहरे से इसके हाथों को उठाता हुआ भारी लहजे में बोला था, मसला ही ये है कि थप्पड़ आपको पड़ा है, लेकिन दर्द मुझे हुआ है। वो ये कहकर इसे लाजवाब करके थे, लेकिन ये थप्पड़ मुझे तो अदले का बदला था। मिसेस रुशनाल, आपको खुश होना चाहिए था कि आपके थप्पड़ के बदले मुझे थप्पड़ पड़ा था, लेकिन जिस तरह से आप घर से गए थे गुस्से से, मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। नहीं मेरी जोजा, मैं भी तो आपके साथ गलत कर जाता हूँ, इसका तो आप हिसाब ही नहीं लेती। आप सच में नाराज़ नहीं है? वो आंखों को उठाया तहरीर से पूछने लगी थी। और मेरी इस छोटी सी जान ने ऐसा कौन सा काम किया कि मैं नाराज़ हो जाऊंगा, और मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी जान मुझसे खफा होगी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर नरमी से पूछने लगा। वो तो मैं आपसे हूँ। वो इसके इतने नरम लहजे में देखकर लाड से बोली थी। अच्छा इतने दिनों से जालिम बनकर जो बदले ले रही हो मेरी जान, इसका क्या? वो इसको क्यूट से मुँह बनाते देखकर थोड़ा सा करीब हुआ था। आपने मुझे थप्पड़ बहुत ज़ोर से और सबके सामने मारा था। इसने कहा तो ज़बत से था, लेकिन रुशनाल ने इसकी आंखों में हल्की हल्की नमी महसूस की थी। बहुत, फिर प्यार भी तो ऐसे ही किया था ना? रुशनाल ने इसके हाथों में अपने हाथ में लेकर पूछा था। रुशनाल इसकी बेबाक जिसारत पर घबरा गई थी, लेकिन फिर भी लहजे को मुश्किल से नॉर्मल किया था। लेकिन बड़ी अम्मी कहती हैं कि मुंह पर थप्पड़ मारने से इस बंदे की सारी नेकियां इसकी तरफ चली जाती हैं जिस मासूम को थप्पड़ पड़ता है। इसने मासूमियत से बड़ी अम्मी का हवाला लिया था। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मेरी नेकियां कहाँ होंगी? वह इसकी बात पर इत्मीनान करता है इसको शुक्रे बैठा खुद ईजी होकर बैठ गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहते, लेकिन आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने मुझे थप्पड़ सख्ती से मारा था। और इसकी ये बात सीधी रुशनाल बख्श के दिल में लगी थी। वो जो 2 दिन से इसे मार कर बेचैन था, इसके लफ्ज़ों से जैसे गहरी खाई में गिरा था। अच्छा एक काम करो, जितना तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा था ना, इसे 2 गुना ज़ोर से मुझे मारो। वो लेटे लेटे बाजू से पकड़े अपने पास कर गया था। नहीं आप मुझसे बड़े हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह इसकी गिरफ्त में घबराई थी। नहीं रुशनाल, आज मैं खुले दिल से इजाज़त दे रहा हूँ, एक ज़ोर का थप्पड़ मुझे मारो जिस तरह मैंने तुम्हें मारा था, और फिर कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ करो जैसे तुम्हारे रूह और वजूद के जख्म मिट जाएं। वो गहरी याददाश्त से कहने लगा था। छोड़े, मैंने जाना है। वो इसके गहरे दिलगीर लहजे और एकदम से इसकी आंखों में चमकती नमी को देखकर हकलाई थी। वो हर रूप में इसे अजेर करने का फन रखता था, लेकिन वो इसे हर हाल में ही नहीं देख पा रही थी। वो जो नज़रें झुकाए बैठी थी, इसकी तरफ देखा तो पत्थर की होकर रह गई। शख्स की आंखों में आंसू तबातर से बह रहे थे। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि वो शख्स अपने दिए हुए जख्मों पर रो रहा है। क्या हुआ है सुपरमैन, आप रो क्यों रहे हैं? वह इसके करीब हुई थी। कुछ नहीं हुआ, मुझे जो कह रहा है
कह रहा हूँ वो करो। जिस तरह तुम्हें जोर का लगा था इतनी शिद्दत से मारो। जिस दिन से तुम्हें मारा है इस दिन से इस दिल को चैन नहीं मिल रहा। सुकून ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे सुकून नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारे आंखों से निकले आंसू ने मुझे बहुत सख्त किस्म की बद्दुआ दी है। मैं ऐसी राह ढूंढ रहा हूँ जिस राह से कोई मदावा हो जाए। हरिया पर स्नाल जल्दी करो। वो इतना तेज बोला था कि स्नाल काम करेगी। नहीं सुपरमैन नहीं, प्लीज नहीं। वो रहासी हुई थी। स्नाल मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो अब की बार पहले से काफी ऊंचे लहजे में बोला। स्नाल ने इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। नहीं नहीं, वो ये कहते झुककर इसके गाल पर लब रखी थी और फिर इसके गाल के साथ गाल टका लिया था। स्नाल साकित रह गया था। वो अब इसके ऊपर पड़ी, इसके गाल के साथ गाल टकाए, इसके कमीज के कॉलर को थामे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस बार बड़ी अम्मी ने नहीं कहा कि इस तरह प्यार करने से भी सारी नेकियां प्यार करने वाले शख्स को मिल जाती हैं। वो जो खुद को छुपा रही थी, इसकी शोक गंभीर आवाज सुनती इसने जल्दी से उठना चाहा। इसकी सांसें उथल पुथल हो रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? वो उठती बात बदलती हुई बोली थी। ये क्या बचपन है? इस उम्र में गेम्स खेलता अच्छा लगूंगा क्या? वो इसकी अचानक फरमाइश पर हैरान हुआ था। एज से क्या होता है? आप मेरी खातर खेल लेना। अच्छा, कौन सी वजह से मैं यूज करना चाहता था? नहीं करना चाहता था आई थिंक, लेकिन इसकी खातर बोला था क्योंकि अब वो इसकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ट्रूथ एंड डेयर इसने गेम बताई थी। और इसकी पॉकेट से पेंसिल निकाली थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसने अपनी हथेली पर लिख कर इसे दिखाया था। वो जैसे अपना आप मनवाने आई थी। और आप मुझसे? वो इसके हाथ में पेंसिल देते पूछने लगी थी। ओके जोजम, मोहब्बत लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, बिल्कुल खामोश धड़कते दिलों की तरह। वो ना का हमारा शख्स जैसे आज भी मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रहा था। क्या मैं आपको अच्छी भी नहीं लगती? इसने नजर उठाए तो इसको घूरते हुए पाया था। वो इस शख्स को सच में समझ नहीं पाई थी। एकदम से घबरा गई थी। मतलब मेरा और आपका गुजारा जिंदगी भर हो जाएगा ना? वो गड़बड़ाते बात को संभाल गई थी। क्या अमली सबूत चाहिए मेरी मोहब्बत का जोजम? रोशनाल के होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। फिर भी वो फिर से बजिद हुई थी। आज तो इसे इज़हार मोहब्बत मनवाने आई थी। तुम नहीं जानती मगर जोजम, मैं अपने से जुड़े हर रिश्ते से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत में इश्नाल वक्त पहली सिफत में खड़ी है, सॉरी सफ में खड़ी है। अब खुश है मेरी जोजम? इश्नाल वक्त मेरी चलती धड़कनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वह कहता उठकर इसे अपने साथ लगा चुका था और आज इसे वाकई खुश कर चुका था। इसने आज अपनी सोच से बढ़कर इश्नाल वक्त को खूबसूरत पाया था। इसके हाथों की तपिश और निगाहों से बच पाना इश्नाल वक्त को बहुत मुश्किल लगा था। इसकी गालों पर लाली बिखर गई थी। आज वो इससे और ज़्यादा अजीज हो गया था क्योंकि इसने इस शख्स से अपना आप जो मनवा लिया था, जो अपने आगे किसी की नहीं मानता था। वह शख्स इसके आगे झुक गया था जो अपने रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता था। मिनाल फजर की नमाज पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करी थी क्यों जो गुड न्यूज़ इसे अल्लाह ने दी थी वो बहुत बड़ी थी। वो आज माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली थी। जिसे डॉक्टर ने इसे गुड न्यूज़ दी थी वो रोई भी बहुत और खुश भी बहुत थी क्योंकि औलाद होती तो रब की तरफ से रहमत है, लेकिन इसकी परवरिश में ज़रा भी कमी हो जाए तो वो जहमत लगने लगती है। वो इसलिए सोच रही थी कि अगर इससे ज़रा खता होगी तो क्या इसकी औलाद इसकी तरह महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन इसने सोच लिया था कि वो आने वाली नस्ल की अच्छाई खुद को कुर्बान करके देगी, लेकिन इनको अच्छा मुस्तकबिल देगी। वो दुआ मांगती जाए नमाज को तय करती उठ खड़ी हुई थी। इसने दुपट्टा उतार कर गले में डाला, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर खुद को देखा था। वो हसनाल के दिलाए गए रेड कलर के फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। साथ में मैचिंग चूड़ियां भी इसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। हाथों पर मेहंदी हसनाल ने खुद लगवाई थी। मेहंदी से इसके हाथों पर मिनाल हसनाल पख्त लिखा हुआ था जो कि हसनाल ने खुद लिखा था। इससे हसनाल पे बेसाख्ता प्यार आया था। इसने पहले बाल संवारे, फिर हल्का मेकअप किया, लिपस्टिक होंठों पर लगाई और काजल की धारी आंखों में लगाकर खुद पर एक भरपूर नजर डाल के वो बेड की तरफ आई और जहाँ बहुत सुकून से वो मेहरबान शख्स सो रहा था। हसनाल हसनाल, इसने करीब बैठकर इसके बालों पर हाथ रखकर हल्के से पुकारा था। जी। वो इसके हाथों को पकड़कर आंखें बंद करके महज इतना ही बोला था। उठो ना, तुम लेट हो जाओगे, 11 तो बज गए हैं। मिनाल ने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि वह जल्दी उठ जाए और वाकई इसका झूठ रंग लाया था। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। क्या क्या? वो आंखें खोलता शौक हुआ था क्योंकि मिनाल को जोर जोर से हंसता देखकर इसकी कारकिर्दगी समझ में आई थी। मेरी गुर्बत में रहकर बहुत चालाक होती जा रही हैं आप। वो इसे झट से अपने हिसार में ले गया था। हाँ तो और क्या, ऐसे तो तुमने उठना ही नहीं था। वो पुरसुकून से इसके सीने पर सर टिकाकर खुशी से कहने लगी थी। थैंक यू मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए, मुझे इतना मोतबर रुतबे पर फाइज करने के लिए, हर इस चीज़ के लिए जिसके लिए जो मेरे लिए खुशी का बायस बना। आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितना खुश किया है। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है आपने। वो इसकी पेशानी पर प्यार करता नरम सा बोला था। सॉरी। डू एवरीथिंग विद अ गुड हार्ट इट एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न एंड यू विल नेवर डिसअपॉइंट इट। इसने लाइन इंग्लिश में कही थी। पता है मिनाल, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर पाया। रिश्तों में अना नहीं चलती। मैं रिश्तों को ईमानदारी से निभाने का आदी हूँ। आपको माफ़ किया तो अब मैं खुद भी पुरसुकून रहता हूँ और अल्लाह ने इस खूबसूरत दिल के बदले इतना प्यारा तोहफा भी दिया है मुझे। और इसके कानों में रस खोल रहा था। इन लव और ऑलवेज बी।
ऑनेस्ट। मोहब्बत में हमेशा ईमानदार रहें और मुझे इस रिश्ते में ईमानदारी चाहिए। वो इसे बता भी रहा था और चितला भी रहा था। अच्छा इधर आएँ, थोड़ी देर मेरे साथ लेटें, खुद को मुझे महसूस करने दें। वो इसको खींचकर अपने ऊपर लिटा चुका था। स्नाल प्लीज़। कुछ देर बाद इसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस करते वो घबरा कर रह गई थी। खामोश, सो जाएं, अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने तरीके से बंद करवाऊंगा। वो इसे खुद में समेटते बंद बोला था। इसकी बात सुनती मिनाल ने झट से आंखें बंद कर ली थी। शुक्र है तुम तैयार हो, मैं वैसे ही परेशान थी, हर चीज़ में बाजार से मंगवा लेती, तुम बस चाय बना लो। मिनाल स्नाल को बेचकर पुरसकून सी बैठी इसी को सोच रही थी जब समीना बेगम अंदर आई थी। कौन कौन आ रहा है? इसने समझा शनाल लोग आ रहे हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी देखकर इसे गड़बड़ लगी थी, तभी पूछे बगैर न रह सकी। समन और इसका बेटा तुम्हें देखने। वो लापरवाही से बोली थी जैसे वो तैयार बैठी हो। अम्मी, वो भी यकीनी से इतना ही कह सकी, आंखें हैरत से फट गई थी। वो उठकर खड़ी हो गई थी। बस अब तुम्हारी नौटंकी शुरू हुई ना तो तुम्हें मेरी फितरत जानती हो। उन्होंने इसे धमकाया था। बस बहुत हो गया अम्मी, आप बेशक इनको घर में बुला लें, लेकिन मैं अभी स्नाल को कॉल करती हूँ। ये कहते इसने फोन की तलाश में निगाहें दौड़ाई और फोन उठा लिया। मिनाल, समीना बेगम इसको आगे बढ़ता देखकर गुस्से से आगे बढ़ी थी और इसके हाथ से फोन लेकर दीवार पर जोर से मारा था। मिनाल हैरत से जहां खड़ी वही खड़ी रह गई और कमरे के बीचों बीच दो टुकड़े होते फोन को देखते परेशान हो गई थी। मैं जो कह रही हूँ खामोशी संभाल लो, इस रिश्ते में तुम्हारा फायदा हो ना हो, मेरा बहुत ही फायदा है। उन्होंने इसकी कलाई मरोड़ कर कहा था। मैं बताऊंगी इस नाल को, आप बेशक जो कुछ कर लें। मिनाल की दर्द से चीखें निकली थी, लेकिन इससे हिम्मत नहीं आ रही थी। उफ, समझ नहीं आ रहा ये अशनाल की सौतेली माँ के मिनाल की माँ, ऐसी माएँ होती हैं भला, जितनी मर्जी सख्त माँ हो, लेकिन वो अपनी औलाद के साथ कम से कम ऐसा नहीं करती। ठीक है, सौतेली माएँ भी अपनी मतलब जो सौतेली औलाद उनके साथ ऐसा कर जाती हैं, लेकिन सगी औलाद के साथ कौन ऐसा करता है? सही कहा किसी ने, रिश्ते नहीं, खुदगर्जी रिश्ते नहीं देखती, लालच रिश्ते नहीं देखता कि आप कौन है क्या है। बस लालच तो इंसान के अंदर होता है। क्या मुसीबत है। ये बात समझना कि तुम मेरी कमजोरी हो तो मैं तुम्हारे आगे नरम पड़ जाऊंगी। जो औरत दौलत के लिए अपनी जवानी आई थिंक तबाह कर सकती है, अपने सुहाग को मार सकती है, अपनी शौकन को मार सकती है, वो सोचो कुछ भी कर सकती है। उफ अल्लाह, सोचो मैं कितनी जहरीली हो सकती हूँ। आज 10 साल बाद इनका जहर उन्होंने इस पर आई थिंक राज उन्होंने इस पर आश्कार किया था। तो फिर सोच लो, जो औरत दौलत के लिए अपने सुहाग को मार सकती है, तो क्या वो अपनी बेटी के सुहाग को जिंदा छोड़ सकती है? इनका अंदाज बहुत ही खतरनाक था। अम्मी, ये सब कुछ आपने किया है? बाबा को आपने मार दिया? इतना बड़ा तलक सच सुनकर इसका लहजा बिल्कुल टूट गया था। माँ के जोर से पकड़ने से चूड़ियाँ टूट चुकी थी, कलाइयों में से खून आ रहा था। इसे आज इस चोट की तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी माँ का भयानक रूप खुलने पर दर्द हो रहा था। आंखों से आंसू के साथ काजल भी बह रहा था। आज वो खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन इसे आंसू नहीं आ रहे थे। उफ अल्लाह, बड़ा शॉकिंग एपिसोड। मतलब वो जो समझ रहे थे वो वैसे ही नहीं था, इसने करवाया था। एक बात हमें समझ नहीं आ रही, जब मिनाल को पता है कि इसकी मदर इतनी खतरनाक है, तो इसे शुरू से स्नाल को बताना चाहिए था, या घर में फैमिली में किसी को बताना चाहिए था एटलीस्ट, मतलब इसकी हेल्प हो जाती या मतलब इस पर नज़र रखी जाती। तो अब तो और ज़्यादा खतरा हो गया। ये बता क्यों नहीं रही थी? अल्लाह, हमने भी कहा था कि बात रिश्तों की नहीं होती, लालच गर्ज होता है, और कई जगहों पे बात ही सारी रिश्तों की होती है। कई इंसान के अंदर जो लालच होता है वो नहीं देखता, लेकिन कोई इंसान देखता है रिश्ते को है। जैसे कि आई थिंक मिनाल ने इसलिए नहीं बताया होगा कि जो भी था वो उसकी माँ थी। उफ अल्लाह, ठीक है। हम एक और एपिसोड आपके लिए रीड करने वाले हैं। हम तीसरे एपिसोड पढ़ रहे हैं, और ये कौन सी है? एपिसोड 31। जैसे ही 34 एपिसोड शुरू होती है ना, आई थिंक उसके 5 पार्ट है, मतलब 5 एपिसोड लगा लें। खैर, हम 31 पढ़ते हैं। आज वो खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन इसे आंसू नहीं आ रहे थे। रो लो बेशक, लेकिन मुझे तुम तैयार चाहिए। जब तक समन और उसका बेटा आते हैं तब तक खुद को तैयार कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। नहीं अम्मी, आज नहीं, आज मैं आपको इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ आपकी वो दोस्त और इनका 2 टके का घटिया बेटा कैसे इस घर में कदम भी रखते हैं। वो जो बाप की मौत और इतनी बड़ी हकीकत से इसे सदमा भी ना मना सकी थी, माँ की गलत बयानी पर उठकर धाड़ी थी। वो आएंगे और तुम जाओगी इनके पास कोई भी गड़बड़ किए बगैर। अगर कोई गड़बड़ की ना, तो मैं बता रही हूँ स्नाल की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो इसे धमका चुकी थी। इसका पीला पड़ता चेहरा देखकर उनको अपना प्लान कामयाब होता नजर आया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी मेरी बहन या मेरे शोहर को हल्की सी खराश भी पहुंची तो फिर मैं आपसे हिसाब करूंगी। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। उफ अल्लाह, इतनी घटिया औरत पढ़ने को दिल नहीं कर रहा हमारा कि इसका सीन ही स्किप कर दे।
वो इसके पास बैठती पचकारती हुई बोली थी, जल्दी से मेकअप करो, देखो क्या हाल कर लिया तुमने, खुद पे रहम करो। उन्होंने इसके बिखरे बालों को पीछे किया जबकि मिनाल इनके हाथ झटकने लग पड़ी थी। जैसे भी थी वो इसकी माँ थी, वो कुछ करना चाहती थी लेकिन कोई चीज़ इसे रोक रही थी। ये सब करते वो कुछ नहीं, इन्होंने इसे पाला था। चलो शाबाश, वो घर से निकल आए होंगे, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हारी चालाकी तुम पर उल्टी दूंगी। 11 साल हो गए तुम्हारे बाप को उम्र बाए हुए, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। मैंने इस कलमोही की माँ को खबरदार भी कर दिया था, लेकिन वो थी कि मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन 2 दिन बाद मर गई। अपनी और अपने शोहर की जिम्मेदार वो औरत खुद है, अपनी आई थिंक मौत की। क्या तुम भी अपने शोहर की मौत की जिम्मेदार बनना चाहती हो? क्या सारी जिंदगी के लिए पछतावे में रहना चाहती हो? वो तो मेरी सौकन थी, इसको कैसे जिंदा छोड़ सकती थी? क्या तुम बेटी, लेकिन तुम बेटी हो, तुम्हें तो पैदा किया है खुद, इतनी जालिम तो नहीं हूं ना। वो इसे मुकम्मल टॉर्चर कर रही थी, वो टॉर्चर भी हो भी रही थी, वो फतह हासिल कर चुकी थी ना। समझ लग गई थी कि अशनाल ट्रैप हो चुकी थी। मैं जा रही हूँ, शाबाश आ जाओ मेरे पीछे। वो इसका गाल थपथपाते उठ चुकी थी, वो पीछे रोती लफ्ज़ों की धारे में रोती धोती उठ बैठी थी। इसे तो ज़िंदगी अब भी हसीन लगने लगी थी, लेकिन खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर होगा इसने सोचा नहीं था। ये तो राइटर ने लिखा है ना, अगर ऐसी सिचुएशन हो ना तो हम टिप देते हैं, वो फॉलो करो। जो भी दुश्मन है ना, वो जो कह रहा है करो। जैसे इधर ये सीन था, इसके पास मोबाइल था ना, वो कह रही थी तैयार हो जा। राम स्कूल से अंदर चले जाना था तैयार होने के बोलने के लिए, खुशी खुशी, और अंदर जाके कॉल कर देनी थी, अंदर से दरवाज़ा लगा देना था। ऐसे आइडियाज़ बढ़ा जाते हैं हमारे दिमाग में। खैर, अशनान बेटा अंडे मैं खुद फ्राई कर लेती हूँ, तुम तब तक ये टेबल पे सेट कर दो। वो नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। वो समीना बेगम के साथ, आई थिंक तहमीना बेगम के साथ नाश्ता बनवा के फारिग हुई थी जब उन्होंने इसे कहा था। इसने 5 मिनट में टेबल पर हर चीज़ सेट की और तनकीदी निगाह डाली थी। बड़ी अम्मी और कोई काम वो इनसे पूछने लगी थी। नहीं तुम जाओ और अशनाल को उठाओ, वो नाश्ता कर ले, फिर ऑफिस भी जाना होगा, शाम को निकलना भी है। सब ने इसे कहना जल्दी आ जाए। वो मसरूफ से जवाब देती अंडे को फ्राई पैन में डाल चुकी थी। जी ठीक है मैं जाती हूँ। वो पीछे हक करती प्यार देती चली गई थी। वो कमरे में आई तो वो शहनशाह शख्स कुशन को हाथ में दबाए सोया हुआ था, जो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। हर हीरो ही मासूम लगता है सोते हुए और उठते हुए जलाल। किसी राइटर ने, कोई एक राइटर होगी जिसने ये ना लिखा हो कि वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा होगा, वरना हर राइटर लिखती है वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा होगा। वो जाकर आराम से इसके पास बैठकर फुर्सत और वारफितगी से देखने लगी थी, क्योंकि वो इस शख्स को जागते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि इसकी निगाहों की चमक से इसे कुछ देखने ही नहीं देती थी। जब से तहमीना बेगम ने वक्त वाला का कहा था, इस वक्त से वो बहुत परेशान थी। उदासी और वीरानी इसकी आंखों में सिमट आई थी। जिस वक्त से वक्त वाला में जाने का सुना था, मुंह पर उदासी खुद ब खुद छा गई थी, क्योंकि समीना बेगम को वो जानती थी। इसे लगा वो जैसे ही वहाँ वो फिर से बचपन की तरह टॉर्चर करेंगी। वो इसी उदासी की कैफियत में जाने कब से देख रही थी, इसे समझ नहीं लग रही थी। वो जाग गया। रुशनाल जो करवट लेने लगा था, इसको दीवानों की तरह तकते पाया। वो तो मुस्कुराया था, लेकिन इन आंखों में परेशानी वाज़ा देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। जोजम क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ, वो आहिस्तगी से खनकारता हुआ बोला था। इसने झटके से हाथ पकड़ लिया था। प्लीज़ मुझे छोड़ें। वो एकदम फिर से चिकचा गई थी और हाथ छुड़वाने की कोशिश बहुत जोर से की गई थी। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। इसने हाथों पर गिरफ्त सख्त की थी। प्लीज़ छोड़ें। वो इसकी नज़रें खुद पर जमे पाकिल तचाई हुई थी। इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अगर मेरी जोजम ये समझती है कि वो 2 आंसू बहाकर जान छुड़वा लेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपनी जान की जान तो हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। इसने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अच्छा ये बताओ उदास क्यों हो? इसने तफ्तीशी लहजे में पूछा। जो ग्रीन कलर के सिंपल से सूट में नमाज स्टाइल दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसकी आंखों में उदासी ही उदासी थी। रुशनाल ये कहने से वो हैरान हो गई थी कि कैसे इसने जान लिया कि वो उदास है। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। हैरान मत हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारे दिलो दिमाग पे कब्जा है मेरा। इस नन्हे से दिमाग में जो कुछ चल रहा है मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हूँ, मुझे हर शय के बारे में इल्म है। जोजम इसकी खुली आंखों और खुले मुंह को हैरत से खुला देखकर वो मुस्कुरा उठा था। अब बताओ क्या चीज़ परेशान करी है तुम्हें? वो खुद कोहनियों के सहारे उठ बैठा और इसकी थोड़ी उठाते हुए पूछा था। नहीं हूँ परेशान, प्लीज़ छोड़ें। वो और ज़्यादा और हांसी हुई थी। अशनान मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सच बताओ क्या हुआ है? वो इसे झटके से खींचते अपने करीब करके था। तुम वक्त वाला नहीं जाना चाहती क्या? इस वजह से परेशान हो कि कोई तुम्हें कुछ कहेगा? वो इसको कमर से पकड़ते बिल्कुल अपने साथ लगा चुका था। जी लेकिन छोटी अम्मी मुझे मारेंगी और डांटेंगी भी। ये कहते इसकी आंखों में मजीद नमी आने लगी थी। वो क्यों मैं इस वक्त कहाँ हूँगा? वो इसके नमाज स्टाइल के दुपट्टे को खोल के इसका दुपट्टा नीचे करके इसकी बालों में उंगलियां चला रहा था। आप जब ऑफिस जाएंगे वो मुझे मारा करेंगी, स्टोर में बंद करेंगी, मुझे गर्म चीज़ें लगाएंगी, मेरे बाल से पकड़ कर खींचेगी, मेरे मुंह पर कपड़ा बांध देंगी, इस्त्री लगाएंगी। वो जो बेखबरी और बेध्यानी बचपन के वाक़यात सोच रही थी और साथ बता रही थी, वो बेखबरी में सारे राज अफशां कर रही थी, जिसे सुनकर अशनाल के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। किसने मारा है तुम्हें और क्यों मारा है? और अशनाल ने अशनाल को देख खुद से अलहदा करके सख्ती से पूछा था, जिससे अशनाल सहम गई थी।
बताओ शनाल, कब करती रही है वो तुम्हारे साथ ऐसा? कब स्टोर में बंद किया है? कब तुम्हारे मुंह पर कपड़ा बांधा है? कब तुम्हें इस्त्री से जलाया है? इसने जोर जोर से अपने इसे बाजू से हिलाया था। बताओ शनाल, बिल्कुल सच बताओ मुझे। इसने इसकी थोड़ी पकड़कर सर ऊपर उठाकर पूछा था। वो मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे सहमी जैसे समीना बेगम के सामने रुशनाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। इशू में क्या क्या कह रहा हूँ, मुंह से ऐसे ही कुछ नहीं निकलता। कुछ तो होता रहा है मेरे पीछे, सच बताओ बिल्कुल। मुझे इसे गुस्सा आई थिंक मुझे ऐसे गुस्सा आ गया, वो सच में बता ही नहीं रही थी। इसके ऊंचा बोलने से रुशनाल सर पर मुंह करके आगे। आई थिंक सर पे कौन सा मुंह है? मुंह पे सर है? नहीं, सर पे मुंह है। क्या मुसीबत है। आई थिंक मुंह के आगे दोनों उल्टे हाथ रख के जैसे वो मारने लगा हो। सर और मुंह आ सकता है, मतलब सर और मुंह दोनों पे उल्टे हाथ रख के जैसे वो मारने लगा। रुशनाल मुसलसल कांप रही थी। इसके हाथों की लर्जिश इतनी ज़्यादा थी कि रुशनाल कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। ऐसे कुछ ये माजी का हादसा लगा। इसने एक नज़र से देखा जिसके बाल आगे पीछे कंधे पर पड़े हुए थे, कुछ मुंह के आगे पड़े हुए थे। वो किसी डरी सहमी बच्ची की तरह थर थर काँप रही थी, जैसे हजूम में माँ बाप से बिछड़ जाने और इसे माँ बाप का पता ना मिले। इशू आहिस्तगी से कहते इसको पुकारा था, मगर वो टस से मस ना हुई थी। वो हनूज ऐसे ही काँप रही थी। इसे बिल्कुल ऐसे ही काँपता देखकर वो उल्टी सवाल जवाब न पाते हुए इसके करीब हुआ और कमर से पकड़कर अपने साथ लगाकर इसके बाल सहलाने लगा था। वो ऐसे कांप रही थी। रुशनाल से अपनी गोद में लटाया था और इसके गिर्द मजबूत हिसार बांधा। वो बिलखती रही। रुशनाल इसके बाल सहलाता रहा, फिर झुककर एक जानदार बोसा इसके गाल पर दिया था। इशू, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। इसने देखना तो क्या, सुना भी नहीं था। इसकी पुष्ट के गिर्द बाजू बांध के मुंह इसके सीने में छुपाया था। अब मुझे पता लगा तुम वक्त वाला से इतनी डरती हो। मेरे पीछे खाला तुम्हारे साथ इतना भयानक सलूक करती रही, तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाती रही, ऊपर से मेरी बगैरती दिखाया। हमने कहा हम कुछ कर पड़े कि इंतहा भी खत्म होगी। मैं अभी अपने अना की भट्टी में तुम्हें झोंक दिया, जैसे तुम्हें भी जख्मी किया और खुद भी चलता रहा। वो बहुत गुस्से में था। इसका वजूद मुसलसल कांप रहा था। अब मैं बाबा की जिद के आगे खामोश नहीं तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन अपने सुपरमैन पर भरोसा रखो। मैं हर मुश्किल के आगे आ जाऊंगा। जहाँ तुम्हारे आगे मुसीबतें होंगी, मैं इन मुसीबतों के आगे डट जाऊंगा। मैं साय की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा लिटिल गर्ल। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे मौत भी आ गई तो मैं इससे भी नहीं टलूंगा। खुदा के बाद तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारे लिए मौत से लड़ जाऊंगा। वो ये कह रहा था जब इसका नाजुक हाथ अपने लबों पर पड़ा हुआ महसूस हुआ था। प्लीज़ ऐसे ना कि सुपरमैन सॉरी, आपके बगैर मैं क्या करूंगी? मेरा वजूद तो आपके बगैर अधूरा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे चूंगी? मुझे तो मौत वैसे ही आ जाएगी। मैं तो इस दिन ही मर जाऊंगी। वो रोए लहजे में कहती इसकी गोद में सर टिकाए हुए बोली थी। रुशनाल को इस पर टूट के प्यार आया था। इसे अब महसूस हुआ कि वो इसके पास तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रही है। तो फिर मुझ पर भरोसा है ना मेरी इशू को? इसने इसकी निगाहों में निगाहें डालते पूछा था। वेट, जब भी ऐसा कोई सीन आता है ना जिसमें हीरो कहे कि मैं मर जाऊंगा, तो हीरोइन उसके मुंह के आगे हाथ रख देती है। हम तो ऐसे सीन देखते ही नहीं, या तो उठ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी अजीब सा मतलब होता है, बचकानी सी फीलिंग आती है। या वैसे ही मतलब अगर एहसासात से पढ़ा जाए तो अच्छा है, और वैसे पढ़ा जाए तो हमें हंसी आ जाती है। वैसे हमने कभी किसी राइटर को ऐसे नहीं देखा कि हमारी ख्वाहिश ही कोई पूरी करते, जो मतलब हीरो बात कराओ मौत वगैरह का, वो उसके मुंह पे एटलीस्ट हाथ ना रखे। वैसे उसे अफसोस हो ठीक है, लेकिन उसके मुंह पे हाथ ना रखे। हर बार मुंह पे हाथ ही रखते हैं। खैर जी, खुद से भी चाहता। इसने मध्यम आवाज़ में कहा तो रुशनाल ने इसका रुख अपनी तरफ किया। इसके आंसू इसके गाल पर प्यारा भरा लिमिस छोड़ा था। अच्छा, फिर ये बताओ खाला कहाँ मारती थी मेरी इशू को? इसने आहिस्तगी से और बहुत ही प्यार से पूछा था। यहाँ इस्त्री लगाई थी पीछे। इसने हल्की सी शर्ट उठाई तो जले का निशान सामने नजर आया था। रुशनाल को निशान काफ़ी बड़ा लगा था। बेशक दर्द इसे नहीं हो रहा था, जख्म पुराना हो गया था, लेकिन निशान रह गए थे। वो साकित रह गया था। वो इसका महरम था, इसके दर्द से बेखबर। वो इसे मारती रही थी, जहनी टॉर्चर भी किया करती थी। इसने जल्दी से इसकी शर्ट सही की ताकि वो बाद अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा ना हो। जो चीज़ इसे बेख्तियारी के लम्हों में हो जाती थी, वो बाद में अक्सर बहुत परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। रुशनाल से बेहतर ये बात कौन जानता था? अभी भी वो यही हुआ था। वो शर्मिंदा नजर आ रही थी। इसकी शर्मिंदगी देखकर इसके माथे पर प्यार किया और फिर बेड से उतरता बाहों में उठा चुका था। मुझे नहीं नीचे उतारे, मैंने किचन में जाना है। वो मैंने मनाई थी। 2 मिनट वेट। इसकी भारी सांसों सुनकर वो इसके सीने के साथ सर टिका चुकी थी। अपनी आंखें बंद करो, इसने हुक्म दिया था, और वो जल्दी से आंखें बंद कर गई थी। रुशनाल को अलमारी में से खटपट की आवाज़ आई थी। अपनी आंखें खोलो। वह कहता है इसे ज़मीन पर उतार चुका था। ये चेंज करके आओ। वाइट एंड ब्लैक कलर की मैक्सी जिस पे हाथों का काम बना हुआ था, लाइट सा काम हुआ था। वो बहुत प्यारी मैक्सी थी। अपनी मैक्सी देखकर इसकी आंखें चंधिया गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? वो मैक्सी देखकर शौक से बोली थी। आपके ससुराल मैडम, और कहाँ? इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। वैसे ये कब लाए आप? वो मुंह फाड़ सट झाड़ वाले लहजे में पूछ रही थी। ये जब कल बाबा ने थप्पड़ मारा था, खफा
खफा था कि फुरकान के साथ बाजार गया था। इसने भाभी के लिए ड्रेस दिया तो मुझे ये मैक्सी बहुत पसंद आई थी, साथ में मैचिंग हील भी है। इसने मुस्कुरा कर आम से लहजे में बताया था। लेकिन वो वहाँ ये ड्रेस कैसे पहन कर जा सकती हूँ? वो बोली जैसे अभी तक सदमा था इसे। यही पहन कर जाना होगा, आखिर सबको भी तो पता चले कि बख्तवाला में परियों की हूर उतरी है। परियों की हूर? बस संजीदा से कहता, आखिर में शरारती हुआ था। जल्दी जाओ, मुझे भी लेट हो रहा है। इसने अब इसका बाजू हिलाया था जो खामोशी से मैक्सी देख रही थी। वो चली गई। रुशनाल इसकी ब्लैक कलर के हील्स लिए सोफे पर बैठ गया था। 10 मिनट बाद वो मैक्सी को हाथों से पिक किए कंफ्यूज बाहर आई थी। ये कहीं गिर नहीं रही या भाग नहीं रही? थिंक छोड़ दो इसे। वो शर्मिंदा होती हाथ उठा गई। वो जैसे ही एक कदम चली मैक्सी से बहुत बड़ी थी। इसके पाँव मैक्सी में आया और बुरी तरह जमीन पर गिरी थी। रुशनाल चलता इसके करीब गया, इसके करीब घुटनों के बल बैठा था जब गर्दन पकड़कर बैठी रोने की तैयारी पकड़ रही थी। और हमें बेसाख्ता दानियल और आरजू याद आ गए जब आरजू से छेड़ रही थी, जब उसने पकड़ा हुआ था, नाटक कर रही थी और दानियल ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया था और वो दोनों हंसने लग पड़े थे। इसने इसके वाल हटाकर गर्दन को अपने हाथों से सहलाया तो रुशनाल ने खूफकी से इनके हाथ झटके थे, जैसे गिराने में सारा कसूर रुशनाल का ही हो। इशू मेरा कोई कसूर नहीं है। रुशनाल ने इसको मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये और गुस्से में देखा तो मुस्कुराहट दबाकर सफाई दी थी, क्योंकि इसका गुस्सा और शर्मिंदगी से चेहरा लाल था। सारा कसूर आपका ही है। आपने कहा छोड़ दो, नहीं भागेगी। वो तो नहीं भागी, मैं ज़रूर गिर गई हूँ। मुझे कहकर बच्चों की तरह रोने लगी थी। अच्छा सॉरी यार, मेरा ही कसूर है। आपकी शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो अपने कानों को गहरे से संजीदगी लहजे में कानों को पकड़े, आई थिंक गहरी संजीदा लहजे में बोला था। इसको कान पकड़े देखकर रुशनाल के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। वो हंसी और बेसाख्ता हंसती चली गई। रुशनाल इसके चेहरे की मुस्कान में खोसा गया था, क्योंकि वो इतने दिनों बाद खुलकर मुस्कुराई थी। आज वो बच्ची लग रही थी, जिंदगी की तलखियों ने से बहुत समझदार बना गया था। अब वो पहले की तरह मुंह खोलकर हंसती नहीं थी, लेकिन आज वो खुले दिल से मुस्कुरा रही थी, जैसे रुशनाल पुरसुकून हुआ था। तुम हंसती अच्छी लगती हो सोजम, मेरी दुआ है तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। रुशनाल ने इसके कानों में झुककर मधुर सा कहा था। वो शर्मान से गई थी। इसने झुककर इसके कंधों पर लब रखे थे। उठो कि मैं बुलडोजर मंगवाऊं? वो इसकी भरी भरी सेहत पर चोट करता हुआ बोला। रुशनाल ने इसे मजीद तंग किया था और वो चिढ़ भी गई थी। मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उठ सकती हूँ, इसने मुंह फुलाकर जवाब दिया। ऐसा कयान सिकंदर ने कहा था। आ रही हूँ कि मैं गधा गाड़ी मंगवाऊँ। मजाक कर रहा था यार, वरना मेरी इशू तो नाजुक सी गुड़िया है। वैसे ये पाया गया है कि हीरो ना कुछ भी बोल देते हैं और हीरोइन बेचारी से कुछ भी नहीं बोला जाता। जैसे मैं हाथों में उठाकर पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। वह कहता बाजू में उठाकर इसे ड्रेसिंग टेबल के पास चेयर पर बिठाया था और उसके बाल सीधे किए और हील्स उठाकर इसके पाँव में पहनाने लगा। ये क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रुशनाल जो शर्मा रही थी, इसको चप्पल पहनाता देखकर सारी शाइनेस उड़ी थी। क्यों? तुम्हारे पाँव को हाथ लगाने से मेरी शान घट जाएगी? और वैसे भी बचपन में मैं ही पहनाता था तुम्हारे शूलेस, स्ट्रैप बांधना मेरा काम था। ऐसे छोटी छोटी बातों पर मुंह फाड़ कर हैरान मत हुआ करो। तुम बेशक मेरी बीवी हो, लेकिन मेरे लिए अभी तक बच्ची ही हो सोजम। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हैं मुझसे। चुप करके बैठी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। रुशनाल ने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं आपको अपने पाँवों पे हाथ नहीं लगाने दूंगी। इसने पाँव पीछे खींच लिए थे। इशू पिटूगी मुझसे। सीधी तरह पाँव आगे करो, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। अब आप मुझे मारेंगे? वो फिर से हैरान हुई थी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक। रुशनाल ने हंसकर इसकी बात पर मोहर पक्की की थी। आपको रहम नहीं आएगा मुझ पर? इसने आंखें उठाकर पूछा था। और वो क्यों आएगा? तुम मुझे तंग ही इतना करती हो। कोई बात नहीं मानती। रुशनाल ने इसके पाँव में हील्स के स्ट्रैप बांधकर कहा था। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। इट्स ओके, लेकिन तुम काम ही मरवाने वाले करती ही क्यों हो? इसका दुपट्टा इसके सर पर करवाते हुए रुशनाल ने हंसकर कहा था। अब ठीक है, मैं खुद शावर ले लूँ, तुम तब तक इधर ही बैठी रहो, इकट्ठे नीचे चलेंगे। वह इस पर तायराना निगाह डालते वाशरूम में कपड़े लेकर वेट खुद भी पढ़े, गलत लिखा हुआ है। वाशरूम में कपड़े लेकर चला गया था। वो वहीं बैठे खुद को शीशे में देखकर शर्माती रही, क्योंकि वो लगी बहुत प्यारी रही थी। वो उठकर खड़ी होती, कभी एक बाल साइड पर करती तो कभी दूसरे पर, और कभी कमर पर हाथ रखकर पूरी घूम जाती। वो खुद भी इतनी गुम थी। जब रुशनाल बाहर आया, उसको बच्चों की तरह चलते पाया, जो बेड के पास से बड़े तमतराक से चलती, शीशे को देखती, गर्दन उठाए ऐसे चक्कर काट रही थी। इसे देखकर रुशनाल को ऐसा लगा जैसे वो मॉडल की कॉपी कर रही हो।
वो जैसे रैंप पर नखरीले अंदाज में चलती हुई आ जा रही हो। वो बगैर कोई आवाज़ पैदा किए इसे देख रहा था। अशनाल जो अपने आप में मगन थी, इस पर नज़र पड़ी जो मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। वो कमर में हाथ दिए आंखें खोले वहीं स्टैचू बन गई थी। मेरे पास अवार्ड तो नहीं है जोजम जो आपको पेश करूं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अशनाल ने संजीदा लहजे में मुस्कुराती आंखों से कहा था। ये तारीफ थी या तनकीद? अशनाल को लगा वो तंज कर रहा है, क्योंकि वो तो इसे दुपट्टा करवा कर गया था, इसलिए कह रहा था। वो जल्दी से कमर से हाथ हटाकर सर पर उल्टा सीधा दुपट्टा लिए बोली थी, बिल्कुल जोजम तारीफ ही थी, वरना इस गुलाम में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपकी ज़ात से खामी निकाले। रुशनान ने इसे ऐसे कहा जैसे वो किसी देश की मलका, आई थिंक देश की सॉरी मलका हो। अशनाल इसके लहजे से और ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि इसका लहजा संजीदा मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। अच्छा, ये बटन तो बंद कर देंगी जोजम? इसने कंफ्यूज ही खड़ी अशनाल को देखकर कहा था। अशनाल इसके करीब आती इसके बाजू के बटन बंद करने लगी थी। इसने बटन बंद करके इसे देखा, जो सफ़ेद जोड़े और पेशानी पर गीले बिखरे बाल होने के बावजूद बहुत ही निखरा और प्यारा सा लग रहा था। अशनाल ने खुद को इसे शीशे में देखा और खुद देखती ही रह गई थी। अशनाल ने शीशे में इसे देखा जिसे और खुद को ही देख रहा था। इसने जल्दी से इसकी पेशानी पर प्यार किया और फिर गाल पर किया। वो इसकी बेबाक जसारतों से शर्म से लाल हो गई थी। आओ चलते हैं बाहर। वो बालों पर कंघी और खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके पीछे हुआ और इसे बाजू से पकड़ कर इसे शर्माता देखकर कहा था, जी चलते हैं। वो सर पर नेट कर बट्टा सही तरह से सेट करके इसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो जैसे ही रूम से निकले तो समीना इनकी परफेक्ट जोड़ी एक को हंसता और दूसरे को शर्माता देखकर पलक झपकाना भूल गई थी। माशाल्लाह, मेरा बेटा और बहुत चांद सूरज की जोड़ी लग रहे हैं। वो जल्दी से पैसे लेकर और इनके सर से पैसे वारे थे। माँ, चांद तो यकीनन आपकी बहू ही होगी, ठंडी आइसक्रीम की तरह। रुशनान इसके मन मोहने से चेहरे को देख कर कहा था। हाँ, सूरज तो आप ही हैं, गर्म देगचे की तरह। अशनाल ने मुंह बनाकर आहिस्तगी से कहा तो सिर्फ रुशनाल ने ही सुना था। वो तो मैं हूँ, बिल्कुल गरम गरम, जिसकी तपिश में आप जल रही हैं जोजम। रुशनाल ने भी बिल्कुल सरगोशी में जवाब दिया था। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो रंगों में नहाई हुई है। वो इसके चेहरे को देखती बगैर सगीर साहब और आगा जान की परवाह के बगैर ऊंची बोली थी, जो टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, जिसका चेहरे की तरह जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था तो कभी गुलाबी, ऐसी कुछ है। आफ्टर ऑल आपके बेटे की संगत है, संगत में रह कर आई हैं, 1000 रंगों से रुशनास करवा कर लाया हूँ अपनी जोजम को। रुशनान ने बिल्कुल मध्यम लहजे में से आंख और कंधा मारते हुए कहा था। आप रुशनाल का चेहरा इसकी बेबाक बातों से जल उठा था। आई थिंक रुशनाल का, ये तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? बैठ कर नाश्ता करो ना, आ जाओ इधर। समीना बेगम ने इन्हें, आई थिंक तहमीना बेगम ने इन्हें आपस में लगे देखा। पहले तो मुस्कुरा रही, फिर इनकी बहस बढ़ता देखकर डांटना जरूरी समझा था। वो दोनों बैठ गए। रुशनाल तो खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि रुशनाल खामोशी से बचा कर कभी इसके पाँव पर पाँव मारता, कभी इसके आई थिंक हाथ पकड़ लेता, तो कभी आंख विंक करता, जिससे रुशनाल का दिल किया अशनाल के खूबसूरत बालों का सत्यानाश करते। वेट अ मिनट, अशनाल का दिल किया होगा, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकी थी। सगीर साहब उठे तो अशनाल के सर पर हाथ फेरा था। आगाजान भी इनके पीछे उठे, उन्होंने भी हाथ उठाया, लेकिन झिझक कर पीछे कर लिया था। वो जाने लगे। अशनाल उन्हीं को देख रही थी। वो अशनाल ने इनका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई, इनका कामता हाथ पकड़कर सर पर रखा और फिर इसके साथ रखी थी। वो कितने दिनों से इनको अपनी तरफ बेबस नजरों से देख रही थी। इतना बेचैन देखकर दुश्मन भी पिघल जाता है। वो तो फिर इनकी पोती थी, मासूम दिल की लड़की, कैसे ना पिघलती। इसने बाप से ही तो सीखा था कि खुद मर जाओ लेकिन रिश्ते को मरने ना दो। वो नहीं चाहती थी कि इसकी तलखी से कोई रिश्ता मरे या किसी का दिल मुरझा जाए। दिल एक नाजुक फूल की तरह होता है, जो एक दफ़ा मुरझा जाए ना तो फिर इंसान लाख कोशिशें करके इसकी आबियारी करे, लेकिन फिर वो परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि इसकी कमजोरी आपके अपने हाथ में होती है। क्योंकि इस फूल के पौधे की जड़ें ही कमज़ोर होती हैं, और जिसकी बुनियाद कमज़ोर हो वो पौधा तो ताउम्र खिल नहीं सकता। वो ऐसा मरता है कि इसका जिंदा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सोरी आगाजान, बन के सीने से लगती ऐसी रोई कि रुशनाल को भी चुप करवाना मुश्किल हो गया था। आगाजान के जलते दिल को करार आ गया, वो बुखला गया था। किस बात के लिए मेरा बच्चा हो? ये तुम्हारा हक था, और हक के लिए तो तुम्हें मेरा गिरबान पकड़ने में कोई ऐब नहीं था। नहीं आगाजान, सॉरी फॉर एवरीथिंग। इसने इनके गिर्द गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। रुशनाल, सगीर साहब और समीना बेगम इन दोनों को देखकर रो पड़े थे, क्योंकि आज बरसों की अदावत का खात्मा हो गया था। आगाजान इसको लिए लॉन्च के सोफे पर आ गया और वो भी साथ निकले थे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, आप सबसे वापसी में बात होगी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। कुछ देर रुशनाल इनको देखता रहा, फिर इनसे इजाज़त तलब करता निकल गया था। रुशनाल ने आगाजान के बाजू में बैठे सबके पुरसुकून और मुस्कुराते चेहरे देखे तो बेसाख्ता दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। बेशक जिस ज़ात ने दुख दिए थे वो पाक ज़ात दुख समेटती भी चलती है। बेशक जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी, लेकिन इस पाक ज़ात ने हर रात के बाद एक रोशन और चमकती सुबह भी तो रखी थी। हर गम के बाद खुशी भी तो थी ना। वो सोचती थी कि अल्लाह ने
इसे ही क्यों दुखों में धकेला था। काश इसकी शादी हसनाल से होती तो सब रिश्ते इसके साथ ठीक रहते, इससे प्यार करते। लेकिन आज इसे अपने अल्लाह पर बड़ा भी प्यार आ रहा था, क्योंकि इसके अल्लाह ने इसके लिए वो फैसला किया था जो पहले ठीक नहीं लगा था, लेकिन इसके हक में बेहतर था और इसके लिए बेहतरीन था। आज इस अल्लाह का फैसला अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आज अल्लाह का वो जितना शुक्र करती इतना कम था। वो अपने खास बंदों को रहमत से नवाजता है। इस पाकज़ात ने इसे आजमाइश के लिए चुना था, लेकिन इसका नाम इसने पहले ही रखा था। अब इसके लिए सिर्फ अनाम नहीं था, अनाम असीम था। ये क्या हो रहा है? हसनाल जो किसी केस की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, वो लेने घर आ गया था। शुक्र है। अब ये मिनाल को गलत ना समझे प्लीज़। एक लड़का जो सोफे पर बैठा अजीब नज़रों से मिनाल को देख रहा था, वो मिनाल को एक औरत के पास सजा समरा देखकर गुस्से में आया था। इसे मामले की समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत कूल नेचर का था, लेकिन ये मामला देखकर इसे गुस्से से इश्तियाल पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ हसनाल को मिनाल की सांस अटकी थी। सारे नफूस इसकी धाड़ की आवाज़ सुनकर उठ के थे। होना क्या है? मिनाल का रिश्ता हाँ देखने आए हैं ये लोग, और बकार और मिनाल एक दूसरे को पसंद करते हैं। उफ अल्लाह, हम कहने लगे थे ला हौला वला कुव्वत। या अल्लाह, ये कैसी औरत है? एक बात हाथ में दे दो और इसको सर पे दे मारो। जितने भी विलन गुजरे हैं ना, सबसे ज़्यादा नफरत हमें इससे हुई है। सबसे ज़्यादा हमें नफरत पता किससे थी? एक सीरियल था विंचेंजो कासानो, कोरियन ड्रामा था। उसमें एक औरत थी जिसने हीरोइन के बाबा को मरवा दिया था। और सेम तकरीबन सेम है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नफरत हुई थी। मतलब उसके मरने पे हमें अफसोस नहीं हुआ था। उसे विंचेंजो ने जला के मार दिया था और हमें बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ था। हमें दिल करा था बार बार देखे, इतनी बुरी लगती थी हमें, इतने बुरे काम किए थे उसने। और ऊपर अब दूसरे नंबर पर ये आ गई है। सेम स्टोरी है वैसे। समीना बेगम इसे देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई थी। वो घबराहट इन पर ताड़ी हो चुकी थी, लेकिन अपने लहजे पर कंट्रोल बड़ी मुश्किल से किया था। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे मिनाल की पसंद की मंगनी करने जा रही हूँ। हम तेज इसलिए पड़े हैं कि हम देखे तो सही आगे क्या हो रहा है। खाला ये क्या घटियापन है? वो इतना जोर से धाड़ा सारी तमीज उड़न शुरू हो गई थी। मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी बीवी से पूछो। समीना बेगम ने नाजुक सूरत हाल देकर मिनाल के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी चाहिए, जो चल भी ना सकी, क्योंकि उन्होंने आंखों में एक खतरनाक इशारा किया था जिससे मिनाल की आंखों में खतरनाक हद तक फैल चुका था। मिनाल, खाला क्या कह रही है? हसनान ने बहुत यकीन से पूछा था। इसका लहजा नॉर्मल था। इसे लगा कि मिनाल इनकार कर देगी, इसलिए वो पुरसुकून हो गया था। अम्मी सच कह रही है। मिनाल ने आंखें झुका खुद पर जबत पाकर कहा। हालांकि दिल कह रहा था कि इसके सीने से लगकर बाप की मौत का गम मनाए। मिनाल, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे इसका जवाब चाहिए। खाला जो कह रही है वो सच है? तुम्हारा ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से किया जा रहा है? वो मिनाल हिचकिचा गई थी। वो क्या? हसनान अब के बाद धाड़ उठा था। इसका सारा कूलनेस आई थिंक तबाह हुआ था। क्यों? देख लिया ना मेरा रूप, मैं ऐसी ही हूँ शुरू से। थोड़ा सा शराफत का लबादा क्या उड़ा, तुम तो मेरे कदम चाटने पर आ गए। इसने माँ की आंखों के तासरा देकर पता नहीं कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो इसका दिल चाहता था, सुन लिया, पड़ गई कलेजे में ठंड। दिल कर रहा है इस औरत को मार दे। समीना ने मुस्करा कर कहा था। खाला आप खामोश रहें, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। इसने इन्हें खूंखार नजरों से देख कर कहा था। प्लीज़ मिनाल, मैं जानता हूँ ये तुम किसी दबाव में आकर कर रही हो, वरना तुम तो बहुत खुश थी। हसनान ने खुद जल्दी से इसके बाजू पकड़ा और इल्तिजा की थी। क्यों झोंक की तरह चिमट गए हो? प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है छोड़ दो मुझे, जब नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन तुम तो हो ही बेशर्म, हर वक्त मेरे कदमों में बिछे रहने को तैयार रहते हो। इसके गले में ये कहते फांस अटकी थी। इसके इतने गिरे हुए अल्फाज सुनकर वो तो जैसे सुन हो गया था। इसने बामुश्किल खुद को संभाला और धीरे से इसका बाजू छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मगर इससे पहले ये बगैरती नहीं करने दूंगा। पहले मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे हवाले करो, इसके बाद मैं खुद तुम जैसी औरत को रखना तो क्या थूकना पसंद नहीं करूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा पैदा होगा इसी दिन डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले तुम्हारा कोई आशना इस घर में आया या तुम इस घर से निकली तो तुम्हारी और इसकी कब्र यही बनाऊंगा। ये मेरी धमकी नहीं, मेरा हुक्म है। इसने फिर इसका बाजू पकड़कर जोर डाला था। हसनाल वक्त इसका इतना बदतमीज लहजा देकर और इसकी बातें सुनकर फट पड़ी थी। समीना बेगम इसके आई थिंक फट पड़ा था, सॉरी, इसके बच्चे की बात सुनकर साकित हुई थी, लेकिन फिर पुरसकून में आई थी। मिस्टर, आप इनसे ऐसी बात नहीं कर सकते, आप इनसे बदतमीजी कर रहे हैं। आप में शर्म नहीं है? बकार इनको देखता मिनाल को मुतासर करने लगा था। हाँ, इस मामले में मैं बहुत बेशर्म वाक़या हुआ हूँ, जो ये सब मेरी अपनी आंखों से देखकर भी खामोश हूँ। वह इसके पास इतने संजीदा तासरात लेकर गया था कि वह सहम गया था। बेशर्म हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। कब्र तो तुम्हारी इधर भी बन जाएगी। अपनी बीवी से पूछो लड़के, वो अगर इतनी ही साफ कर डाल की होती तो तुम्हें ये दिन देखने की नौबत ही ना पड़ती। इसने हाथ का मुक्का बनाया था, मगर इस लड़के की माँ आगे हुई थी और इसका हाथ पकड़कर फिकरा कसा था। तो तुम चलो ना। वो इसे बाजू से पकड़कर इतने खींचकर इतने गुस्से में ले गया, जबकि पीछे मुंह खोले इसको जाते देख रही थी। ओ अल्लाह, या खुदा, नहीं मतलब क्या चल रहा है? थोड़ा सा ठीक होने लगता है फिर खराब, ठीक होने लगता है फिर खराब। ये तो वो सब नावल का हिसाब हो गया।
दिया ज़हरा के नावल की तरह। और उसने भी कहा था मैं तो लव स्टोरी लिखने जा रही हूँ। पता नहीं कमबख्त ने ऐसा क्या लिख दिया, जब भी कुछ ठीक होने लगता है ना साथ ही वो कह देती है बस वाली एपिसोड में तो कुछ और ही होने वाला है, डरा ही देती है। और इसमें भी आई थिंक अभी और दिया दोनों ही साथ ही रहती हैं और दोनों को कुछ ना कुछ तो पता ही है, सेम चीज़ हो रही है। अब हमारा दिल कह रहा है अगली एपिसोड पढ़े और 1 घंटे की वीडियो बन गई है, क्या करें, हमने कुछ खाया भी नहीं है। सॉरी आप लोगों को क्यों बता रहे हैं हम, लेकिन हमने इसको कंप्लीट करना भी सुबह के 11 बज रहे हैं। इनको वक्त वाला आए हुए 2 दिन हो गए थे, सब कुछ सुकून से था। अशनाल अब बहुत बेहतर हो रही थी, इसकी वजह रुशनाल की दी गई तवज्जो और प्यार मोहब्बत था। रुशनाल जब ऑफिस जाता तो पीछे से माँ को सख्ती से अशनाल का ख्याल रखने की तनकीद करके जाता। वो वापसी पर भी वो साई की मानत अशनाल के साथ रहता था, क्योंकि अभी से अपनी खालना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जब आता था तो एक पल भी इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। आज ही वो माँ से अशनाल का कहकर गया था। समीना बेगम तो अशनाल को इतना निखरा, हर वक्त मौके की ताक में रहती थी, क्योंकि इसको मौका नहीं रहा था। दूसरी तरफ जलन से इनका बुरा हाल था। इन्हें कोई दुख कोई पछतावा नहीं था कि इन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल दिया था। हवस और लालच ने इनकी आंखों में पट्टी तो पहले ही बांध दी थी, लेकिन वो मजीद अंधे कुएं में जा रही थी, जहां धोखे और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। अशनाल से इसके हसद का जज्बा छोटे होते वक्त से ही था, मगर वो जिस तरह इसकी सबकी जिंदगियां खराब कर रही थी, इन्हें नहीं पता था कि हर वक्त इन पर ऐसा आएगा जब दुख और पछतावे के अलावा इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और वो वक्त कब आएगा यही बता दो प्लीज़, हम उस एपिसोड में चले जाए। वो मिनाल पे भी पक्की नजरें रखती थी कि कहीं दोनों बहनें आपस में फिर से ठीक ना हो जाए, लेकिन इनके खून की कशिश दोनों को आपस में खींचती हुई ना ले जाए। और मिनाल को तो वो रूम से बाहर निकलने को निकालने को तैयार नहीं थी। वो अपने जुर्म का पता भी लगने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इन्हें बेटी का बिल्कुल भरोसा नहीं था। बकौल इनके वो डरती किसी से नहीं थी, लेकिन अपनी हकीकत खुलने का डर इनको भी था। इसलिए वो मिनाल को नींद की गोलियां दे रही थी, बगैर ये सोचे कि इस बेचारे को कितना मुतासिर रहा था। इनकी इस नीच हरकत की वजह से इनकी दोस्त का बेटा जिस दिन रिश्ता देखने आए थे, इस दिन मिनाल को स्नाल कमरे में ले गया। फिर आई थिंक कुछ देर बाद गुस्से से कोई डॉक्यूमेंट्स उठाकर चला गया। इसके बाद वो वापस नहीं आया था, इसलिए समीना बेगम को इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं थी। उफल्ला, एक तो रुशनाल की समझ नहीं आती, ये जो चला जाता है तो मैं इस मामले में रुशनाल बहुत अच्छा है, सारी मामले को समझता है संजीदगी से और फिर कोई फैसला करता है। उसने भी जल्दबाजी की थी, लेकिन एक बार जब इंसान को ठोकर लग जाए ना तो इंसान ठीक से देख के चलता है, कहीं उसे वापस ठोकर ना लग जाए। और ये रुशनाल एक बार चला जाए वापस ही नहीं आता, ठोकर क्या लगनी है। चलो जी, रुशनाल ठीक है, अपनी बीवी पर ट्रस्ट करता है। वैसे तो रुशनाल 2 दिन से रात को नीचे ही सोती थी, लेकिन वो इसको सिर्फ डरा धमकाकर शहर वाले बंगला जो कबीर साहब के नाम था, इसके बाद वरासत में रुशनाल को मिला था, वो अपने नाम करवाना चाहती थी। लेकिन वो मुनासिब मौका की तलाश में थी, क्योंकि वो घर इनको खटक रहा था। वो ऊपर से आगा जान की ज़बान पर 2 दिनों से रुशनाल वक्त का जिक्र देकर इनका बस नहीं चल रहा था कि वो जादू की छड़ी से रुशनाल को गायब कर दे। और हमारा बस नहीं चल रहा कि हम एक मुक्का तुम्हें मार देकर तुम असल में होती ना, लेकिन कम से कम अभी ये इनके बस में नहीं था। लेकिन एक बात इनको खटक रही थी कि रुशनाल इतनी खुश होने के बावजूद भी अपने पहले कमरे में क्यों सोती थी। रुशनाल, बच्चे खाना खा लो, फिर काम करते रहना। वो लाउंज में लैपटॉप पर काम कर रहा था, जब से ऑफिस से आया था मसरूफ सा काम कर रहा था। समीना बेगम ने इसे बहुत देर से काम करते देखकर पुकारा, जी अम्मी, आई थिंक तहमीना आना है। जी अम्मी, बस 2 मिनट आ रहा हूँ, लेकिन पहले ये तो बताएं इशू कहाँ नज़र नहीं आ रही। इसने रुशनाल का बहुत फिक्रमंदी से पूछा था। अभी तो इधर ही थी, मेरे साथ खाना खा रही थी, देखो आगा जान के कमरे में ना चली गई हो। वो किचन की तरफ जाती मसरूफ से अंदाज में कहने लगी, अच्छा मैं इशू को देख लूँगा, पहले ये बताएं रुशनाल ऐसे ही देर से घर आता था, मतलब ये कि हम 2 दिन से घर आए हुए हैं, वो बिल्कुल भी घर नहीं आया और ना नज़र आ रहा है। वो इनके पीछे किचन में गया और पानी निकाल कर माँ से भाई का पूछा था। पहले भी ऐसे ही आता था, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, या फिर रात को देर से ही आता था, लेकिन चक्कर लगाता रहता था। मैं खुद इस लड़के की हरकतों से सख्त नाला हूँ, जीना हराम कर रखा है इस लड़के ने हमारा। वो बात करते करते सख्त बरहम हो रही थी। अच्छा अम्मी क्यों परेशान होती हैं, बच्चा थोड़ी है, जितना वो नासमझ नजर आता है इतना वो है नहीं, वो बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा वो बेहतर जानता है। वो अब इन्हें कंधों से थामता वो ये कहता पुरसुकून कर रहा था, मैं तो माँ हूँ ना, मेरे लिए वो मासूम बच्चा है, वो जितना भी समझदार हो जाए मेरे लिए वो नासमझ ही है। वो अपना ध्यान नहीं रखता, अपनी परवाह नहीं करता, रिस्की वो 1 नंबर का है। वो सख्त बरहम नज़र आ रही थी। अच्छा अम्मी छोड़े, ये बताएं मिनाल और खाला नज़र नहीं आ रही, मेरा मतलब है वो टेबल पर ना तो हमारे साथ खाना खाती हैं और ना बात करती हैं, आपसे नज़र आती हैं। कोई बात हुई है घर में, इतने रूखे सब हैं, सब आपस में क्यों हैं।
अव्वल तो खाला नीचे आती ही नहीं, मगर जब वो मुझे नज़र भी आती हैं हर वक्त इनकी आंखों में गुस्सा ही रहता है। वो माँ से बात खुलकर नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो 2 दिन से सबके रूखे लहजे नोट कर रहा था, इसलिए वो माँ के सामने दिल की बात जुबान पर ले आया है। मुझे नहीं पता, मेरी बहन है, मुझसे भी बात नहीं करती और मुझे ऐसे समझती है जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ, और मिनाल का मुझे खुद नहीं पता। इसे एहसास करवाने की कोशिश में मैं खुद ज़्यादा ही तलख हो गई थी इसके साथ कि वो सुधर जाए, और वो सुधर भी गई है, लेकिन 2 दिन से मैंने खुद इसे नहीं देखा था। मीना बेगम काउंटर से चीज़ें उठाती बोली थी, जबकि रुशनान पीछे कुर्सी पर बैठा इनकी बातें सुन रहा था। क्या मतलब, कौन सा एहसास करवाया है आपने? वो लिचता हुआ मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं, इतनी बड़ी बात, तुम इशनाल को जाकर देखो, वो हमारी कोई अपनी बात नहीं। वो इसके चेहरे को उलझता देखकर बात को टाल गई थी। अगर वो खुशखबरी सुन लेती तो उनके पाँव तो ज़मीन पर ही ना टिकते, जबकि वो भी मज़ीद कुछ कहे बगैर अपने रूम में चला गया था। ओके गाइस, सो पार्ट को एंड करते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं, और हम कोशिश करेंगे वक्त निकाल के ये लास्ट पार्ट बना दें, क्योंकि तकरीबन 800 पेजेस हैं और 360 मतलब 400 पेजेस करेंगे तो 2 घंटे की तो बन ही जाएगी, पक्का 2 घंटे 2.5 घंटे की तो बन ही जाएगी। तो यहाँ तो आई थिंक 9 पार्ट होंगे अगर 2 घंटे की ना बनी तो फिर नावल कंप्लीट। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगला नावल कौन सा स्टार्ट करें। तो आप लोग प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, और दुआ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और ये कि आप रोज़ आपने कहा था रोज़ नहीं देना, ये आपका शिकवा हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था अगर हमने रोज़ देना तो ये दरमियान में थोड़ा सा इशू आ गया था, इस वजह से हम रोज़ नहीं दे पाए। रोज़ अपलोड करेंगे, और अभी फ़िलहाल हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, वरना हम और मज़ीद पढ़ देते हैं। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अभी तो फ़िलहाल एक छोटा सा मतलब ट्विस्ट ही है ये किस्म का, काफ़ी बड़ा या छोटा जो भी है, कि हसनाल को पता चल जाए जल्दी जल्दी से। हमारा तो ये दिल कर रहा है, हमारा दिल कर रहा था पढ़ने को, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सा हमें काम है अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, मतलब उससे बात करनी है हमें थोड़ी सी। आप ऊपर देख रहे होंगे हमें व्हाट्सएप का मैसेज आ गया। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। हमें अपने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और फिर दिया ज़हरा के नॉवेल्स के लिए भी आप बोलते हैं। सो अल्लाह हाफिज़। आप तो कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुन रहे ना दिया ज़हरा के नॉवेल्स के लिए, वरना हम किसी और से करवा लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।